चलिए जी स्टार्ट करते हैं भैया अब नया चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। देखो प्रोस्पेक्टस के चैप्टर को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है बेटा वो है प्रोस्पेक्टस का 23 से 48 तक। दूसरा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 39 से लेकर 42 तक। तो अलॉटमेंट की बात हम पहले कर लेते हैं, फिर बात करेंगे प्रोस्पेक्टस की। ठीक है भाई, चलिए अलॉटमेंट में एक बात ध्यान रखिए, अगर आप शेयर डिवेंचर इशू करना चाहते हैं तो या तो पब्लिक के इशू करोगे या इन्वेस्टर को इशू करोगे। पब्लिक को इशू करोगे दो सेक्शन मानने पड़ेंगे 39 और 40। इन्वेस्टर को अगर आप इशू करते हो तो मानना पड़ेगा 42। साथ में कंसेप्ट अगर आता है जीडीआर का, डिपॉजिटरी रिसीट्स का, जीडीआर का, वो है सेक्शन 41। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ चार सेक्शन की, बड़े सेक्शन है 39, 40, 41 और 42। पहले बात करें 39 40 की। देखो जी पब्लिक इशू को ना मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ऑफर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। सबसे पहले क्या होगा, अगर आप पब्लिक को ऑफर देना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कम से कम एक रिकॉग्नाइज एक्सचेंज के पास, एटलीस्ट वन के पास एप्लीकेशन देनी। साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा दो लोगों के साथ। एक होता है सर मर्चेंट बैंकर जो आपके इशू को मैनेज करेगा, बैंक अकाउंट खुलवाना है, एडवर्टीजमेंट देना है, न्यूज़पेपर ये सब करना, सब मर्चेंट बैंकर करेगा। और एक होता है अंडरराइटर। अंडरराइटर गारंटी देगा सर कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, अगर पब्लिक आपके शेयर नहीं लेती तो मैं आपके शेयर लूंगा। सर अंडरराइटर फ्री में तो ये काम करेगा नहीं। अगर अंडरराइटर आपको गारंटी दे रहा है तो अंडरराइटर आपसे कमीशन तो लेगा। सर अब कमीशन की बात कर लेते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन की। भैया अंडरराइटिंग कमीशन तभी देंगे जब आर्टिकल परमिट करेगा। आर्टिकल साइलेंट है, अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दे सकते। मैक्सिमम लिमिट कितना है सर? शेयर के केस में 5% या लोअर रेट इन द आर्टिकल। डिबेंचर के केस में 2.5% या लोअर रेट इन द आर्टिकल। एक बात ध्यान रखना, ये 5 और 2.5% इशू प्राइस का होगा, फेस वैल्यू का नहीं। 5 और 2.5% इशू प्राइस का मतलब आर्टिकल अगर 4 कह रहा है तो 4%, आर्टिकल अगर 6 कह रहा है तो 5%। तो 5% और रेट इन द आर्टिकल विच एवर इज लोअर, 2.5 और रेट इन द आर्टिकल विच एवर इज लोअर। सर ये अंडरराइटिंग कमीशन कहां से लेंगे? एक तो पब्लिक इशू से पैसा लेके आए वहां से ले लो, सिंपल सा पॉइंट है। या फिर आपको लगता है नहीं भैया मुझे तो प्रॉफिट से लेना है, प्रॉफिट से लो, या फिर दोनों दे सकते हो, मिक्स एंड मैच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 100 करोड़ का पब्लिक इशू है, आपको देनी है 3 करोड़ अंडरराइटिंग कमीशन, तो 3 करोड़ वहीं से निकाल दे दो ना 100 करोड़ से, कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी आरओसी को देंगे आप, कब देंगे? जब प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं। अभी आप सेक्शन 26 पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं आरओसी के पास, साथ में अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी लगा देना, साथ में। कोई 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन नहीं है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा एक बात और भी है, अंडरराइटिंग कमीशन कैश में ही दो ऐसा कहीं नहीं लिखा कंपनीज एक्ट में। तो अंडरराइटिंग कमीशन कैश में भी दे सकते हैं, काइंड में भी दे सकते हैं, दोनों अलाउड है। और एक बात ध्यान रखिए, अंडरराइटिंग कमीशन सारे शेयर्स में नहीं दोगे। अब पब्लिक इशू में कुछ शेयर रिजर्व है एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय पब्लिक थोड़ी है, तो वही शेयर्स पर अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगी जो पब्लिक के लिए ऑफर किए गए। जो पब्लिक को ऑफर नहीं किए गए उसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, एक एक्सचेंज के पास एटलीस्ट एक के पास एप्लीकेशन दो, 2 लोगों का एग्रीमेंट करो, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशन, आर्टिकल 5 2.5 ये सब। अब आएगी सर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी मिनिमम होनी चाहिए, लाला कितनी मिनिमम होनी चाहिए? 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। ध्यान रखना वो अंडरराइटिंग कमीशन 5 और 2.5 इशू प्राइस का है, ये 5% नॉमिनल वैल्यू का। एप्लीकेशन मनी को जमा करेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट पे, स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर। और ध्यान रखना एप्लीकेशन मनी तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाता, जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाता। मतलब वो एप्लीकेशन मनी रखी है तो रखी रहेगी सेपरेट बैंक अकाउंट में। एक बार अलॉटमेंट हो जाए तब देखो करना क्या है। अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन मनी निकाल नहीं सकते। अब सर बात करते हैं अलॉटमेंट की। सर अलॉटमेंट पता है कंपनी करेगी, लेकिन अलॉटमेंट कर पाएगी जब 2 कंडीशन पूरी होगी। पहली कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन है जितने भी एक्सचेंज को आपने एप्लीकेशन दी थी ना भाई, सबकी तरफ से हाँ आनी जरूरी है। ऑल द स्टॉक एक्सचेंज टू विच द एप्लीकेशन वाज मेड, इन्होंने अप्रूवल दी होगी, सारे एक्सचेंज की तरफ से हाँ आनी जरूरी है। मतलब अगर 3 को अप्लाई किया तो तीनों हाँ करेंगे तो बात बनेगी। एक ने भी मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी सर, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, दूसरी कंडीशन। ये आएगा प्रोस्पेक्टस इशू होने के 30 दिन के अंदर। प्रोस्पेक्टस इशू को 30 दिन के अंदर आ जाएगा। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? अब देखो 2 एरो जा रहे हैं, एक ये एरो है और एक ये एरो है। सेबी गाइडलाइन कहता है 90%। मतलब मान लो 100 करोड़ शेयर ऑफर किए तो 90 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आनी जरूरी है। ये सेबी गाइडलाइन कहता है, हम सेबी नहीं पढ़ रहे बेटा, हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतना होगा जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है। अगर प्रोस्पेक्टस कह रहा है मान लो कि आपने 100 करोड़ शेयर ऑफर किए, या 100 करोड़ रुपए की बात करते हैं, तो अगर 80 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आ गई तो मान लेंगे एमएस है तो मान लेंगे जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है उतना।
कब तक आना चाहिए? प्रोस्पेक्टस इशू होने के 30 दिन के अंदर। अगर नहीं आया तो भैया पैसा रिफंड कर दो, रिफंड कर दो। इशू क्लोज होने के 15 दिन के अंदर रिफंड कर दो। बोलो भैया इशू क्लोज हो गया, अब तो पैसा आया नहीं, ये हमारा इशू क्लोज हुआ ये आपका 5 तारीख को, ये भी अपना पैसा लेके जाए। अगर 15 दिन के अंदर ये पैसा नहीं देते, बड़े बेशरम हो यार, तो बेटा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। और अब ये जिम्मेदारी क्या हुआ है कि डायरेक्टर के ऊपर डाल दी गई है। डायरेक्टर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। इससे पता है क्या होगा कि अगर आपने पैसा नहीं दिया 15 दिन के अंदर शेयर होल्डर का, तो डायरेक्टर को पता है बेटा उनको पैसा देना पड़ेगा, तो डायरेक्टर हर हालत में क्या चाहेंगे भैया, उनका पैसा रीपे हो जाए समय से 15 दिन के अंदर। तो एप्लीकेशन मनी अगर इशू क्लोज होने के 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं की, तो पैसा तो रिफंड करना ही इंटरेस्ट के साथ, लेकिन रिफंड करने की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है, अब जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की। तो पहला पॉइंट है भैया आपको करना है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब करेंगे 2 कंडीशन है, सारे एक्सचेंज की हाँ आनी जरूरी है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना जरूरी है। एक बात और भी है, एक बार अलॉटमेंट हो जाए तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करिए आरओसी के पास PAS3 में। सर आएगा क्या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में 30 दिन के अंदर? आएगा क्या? अलॉटी का नाम, कितने शेयर अलॉट किए हैं, अलॉटी की डिटेल, अमाउंट ऑफ शेयर, ये सब लिखना पड़ेगा। तो PAS3 फाइल करिए 30 दिन के अंदर आरओसी के पास, जिस दिन अलॉटमेंट होगा वहां से। तो भैया ये तो कहानी है पब्लिक इशू की। अब जरा एक बार बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको पता है भाई लगातार बैक टू बैक अटेम्प्ट में एक बार नहीं कई बार आया, लगातार बैक टू बैक अटेम्प्ट में कई बार आया। हमने प्राइवेट प्लेसमेंट को ना 3 पार्ट में बांट रखा है, ऑफर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। आप देखेंगे तो हमने इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। चलिए तो आइए जरा बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट में पहली कंडीशन है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर में जितनी बार पीपी ऑफर दोगे उतनी बार एसआर पास करेंगे। साल में 5 बार पीपी का ऑफर, पीपी समझ गए ना प्राइवेट प्लेसमेंट, साल में 5 बार दिया तो 5 बार एसआर पास करिए। जितनी बार पीपी उतनी बार एसआर, शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में कहानी अलग है, एक लिमिट है, पता है क्या? एक लिमिट दी गई है सेक्शन 180 में, ये लिमिट है। अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर विद इन द लिमिट है, लिमिट किससे बन रही है? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर लिमिट के अंदर है तो कोई एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हो 180 करोड़ के, ठीक है। पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, फ्री रिजर्व है 90 करोड़, और ये है आपका 60 करोड़। 90, 60 और 50, 250, 250 हो गई तीनों मिला के लिमिट। 180 करोड़ इशू कर रहे हो, विद इन द लिमिट है, कोई एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 280 CR के होते तो फिर लिमिट से एक्सीड कर रहे होते, क्योंकि लिमिट तो 250 करोड़ ही है। 280 CR के होते, बियॉन्ड द लिमिट है, एसआर पास करेंगे, लेकिन हर बार नहीं। एसआर पास करिए, वो 1 साल तक वैलिड है। 1 साल में कितनी बार भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दीजिए, 1 एसआर काफी होगा। यहां पे क्या है? शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर में जितनी बार पीपी उतनी बार एसआर। नॉन कन्वर्टेबल में क्या है? विद इन द लिमिट, कोई एसआर नहीं। लिमिट के बियॉन्ड गया, 1 एसआर पास करिए 1 साल में। 1 साल में कितनी बार भी ऑफर दीजिए, नया एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पास न्यू एसआर। तो पहली कंडीशन ऑफर से पहले एसआर। दूसरी कंडीशन, सर ऑफर देंगे, ध्यान रखना मैक्सिमम 200 लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में। और 200 की जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करेंगे फॉर ईच सिक्योरिटी। ईच सिक्योरिटी समझ गए? शेयर के लिए 200 अलग है, डिवेंचर के लिए 200 अलग है, प्रेफरेंशियल के लिए 200 अलग है, हर सिक्योरिटी का 200 अलग है फॉर ईच सिक्योरिटी। जब 200 की आप काउंटिंग करेंगे ना, 2 लोगों को काउंट नहीं करेंगे, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और एम्प्लॉय। याद करिए प्राइवेट कंपनी के अंदर डेफिनेशन आप पढ़ते हैं वहां भी एम्प्लॉय काउंट नहीं करते थे, तो QIB और एम्प्लॉय दोनों काउंट नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू है नहीं, तो यहां पे प्रोस्पेक्टस हो जाएगा नहीं बेटा। यहां प्रोस्पेक्टस नहीं जाता, यहां जाता है पोकाल। भोकाल नहीं, पोकाल। पोकाल का मतलब क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। दिख रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। ये पोकाल आपको देना पड़ेगा PS4 में। भैया पोकाल दीजिए, और ऐसा थोड़ी कि रोड पे चलेगा भैया पोकाल 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 पोकाल। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर है भाई, पब्लिक को थोड़ी दोगे। तो पोकाल हर किसी को नहीं देंगे कि रोड में लड़के खड़े कर दिए पर्चे बांट रहे हैं पोकाल के।
पोकाल उसी को दोगे जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखा है, उसे 30 दिन के अंदर दोगे पोकाल, जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखा है उसे 30 दिन के अंदर पोकाल दोगे। ठीक, अब एक बात समझिएगा ध्यान से, अब ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट लेके आ रहे हो, टीवी चैनल में एडवर्टीजमेंट लेके आ रहे हो, न्यूज़पेपर में इश्तेहार छाप रहे हो, होर्डिंग लगा दी मेट्रो स्टेशन के बाहर कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट आ रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। ऐसा है सर, आईपीओ पब्लिक इशू आता है, सब चलता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में ना कोई मार्केटिंग, मीडिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा इस ऑफर के बारे में टू पब्लिक एट लार्ज, कि भैया हम बता दें कि नहीं भैया हम तो ऑफर लेकर आए। सर पब्लिक एट लार्ज को इंटीमेट ही नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ रही है? एक तो एसआर था, दूसरा मैक्सिमम 200 ई सिक्योरिटी, 200 काउंटिंग करते क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा। ऑफर देंगे पोकाल के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। कोई भी मार्केटिंग, मीडिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब तक कि पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट, अब ये तो हमारा धतूरा खा के बैठ जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, जब तक कि पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं होता या विड्रॉ नहीं होता, तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं दे सकते आप। अब ऐसा नहीं कि 5 प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर पहले से पेंडिंग है, आप एक और लेना जाए, या तो पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट विड्रॉ कर लो अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो, या फिर कंप्लीट कर लो। लेकिन जब तक पुराना पेंडिंग है, नया पीपी का ऑफर नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे स्टार बना है, यहां भी स्टार बना है कि 200 से ऊपर नहीं और मार्केटिंग चैनल का इस्तेमाल नहीं। अगर आपने 200 लोगों से ऊपर ऑफर दिया ना, या मार्केटिंग चैनल का इस्तेमाल किया ना, उस ऑफर को पब्लिक ऑफर मान लेंगे, उस ऑफर को पब्लिक ऑफर मान लेंगे। अगर आपने 200 लोगों से ऊपर ऑफर दिया या पब्लिक चैनल का इस्तेमाल किया तो दैट ऑफर शैल डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर। और अगर पब्लिक ऑफर मान लेंगे तो फिर सेबी गाइडलाइंस और एससीआरए ये सब मानना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको दिख रहा है मैं लिख रहा हूं इसमें, वो सब ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले मैं रॉ फाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि गलतियां जल्दी समझ में आ जाए और लिखना आसान हो जाए। ठीक है ना, चलिए शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल सब हो गया। ठीक है, चलो चलिए अब आगे बढ़े। एक बात ध्यान रखिए, इससे पहले एग्जाम्पल समझा देता हूं। मान लो टॉम एंड जेरी लिमिटेड, इन्होंने ऑफर दिया आरके सर को, ऑफर दिया पोकाल के माध्यम से। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पोकाल का पूरा नाम पढ़ा है आपने, ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। ऑफर भी उसी में जाएगा, एप्लीकेशन भी उसी में आएगी, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है एप्लीकेशन का। ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, सब कुछ उसी में। आरके सर को ऑफर दिया, आरके सर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आरके सर को ऑफर दोगे तो एनके सर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? नहीं सर, प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्या आरके सर अपना ये अधिकार रिनाउंस कर सकते हैं अंकित सर को? नहीं। ना तो बेटा आप कोई और इन्वेस्ट कर पाएगा, ना अपना अधिकार। प्राइवेट प्लेसमेंट में रिनाउंस नहीं कर सकते। रिनाउंस का मतलब पता है ना, राइट शेयर में पढ़ते हैं आप, कि ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने अधिकार को। सर प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, जिसको ऑफर दोगे वही एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन मनी भी उसी के अकाउंट से कटेगी। अब आरके सर को ऑफर दिया तो एप्लीकेशन मनी ऐसे सर के अकाउंट से थोड़ी कट सकती है, एप्लीकेशन मनी भी उसी अकाउंट से डेबिट होगी जिसको आपने ऑफर दिया। तो आरके सर को ऑफर दिया तो आरके सर ही एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन मनी भी आरके सर के अकाउंट से ही कटेगी, और कल को रिफंड भी करोगे तो आरके सर के अकाउंट में ही रिफंड करोगे। सब कुछ आरके सर, बहुत स्पेसिफिक चीजें चलती है सर, पब्लिक ऑफर नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी पहली बात। टू whom offer was made can only accept the offer. He cannot transfer his right to any other person. मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में राइट ऑफ रिनोसिएशन अलाउड नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, एप्लीकेशन मनी ध्यान रखना, यहां कैश अलाउड नहीं है, या तो चेक, डीडी, अदर बैंकिंग चैनल, कैश नहीं अलाउड है। एप्लीकेशन मनी कभी भी कैश में नहीं आएगी सर। अच्छा, एप्लीकेशन मनी उसी के खाते से कटेगी जिसको आपने ऑफर दिया, जो एप्लीकेशन दे रहा है आरके सर। एप्लीकेशन मनी को कहां जमा करना है सेम पॉइंट आ गया, सेपरेट बैंक अकाउंट पे, स्केड्यूल्ड बैंक के, और तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि शेयर अलॉट नहीं होंगे, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए,
एप्लीकेशन मनी ना बेटा दो जगह इस्तेमाल होती है, या तो एडजस्ट होती है या रिफंड। अब एक बात बताओ, यहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया था पब्लिक इशू में, तो रिफंड कर दी थे बंद। सर एडजस्ट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट का मतलब होता है भाई, कल को मान लो 100 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन मनी 10 रुपए लिया आपने, तो कल को वापस 100 रुपए थोड़ी मांगोगे, कल तो 90 रुपए मांगोगे ना सर, 90 रुपए। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो एडजस्ट करोगे या रिफंड करोगे। सेम यहां प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर भी सेम कहानी है। ठीक, अब एक चीज और देखिए, अब आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। एक बात ध्यान रखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट के अंदर, प्राइवेट प्लेसमेंट में ना तो कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है, ना कोई स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल, कुछ नहीं सर। जिस दिन एप्लीकेशन मनी आएगी 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज अलॉटमेंट कर देना सीधा। अगर 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो अगले 15 दिन में रिफंड कर देना, और अगर 15 दिन के अंदर भी रिफंड नहीं कर पाए तो रिफंड करेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो भैया एप्लीकेशन मनी आई, 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करो, नहीं तो 15 दिन के अंदर रिफंड कर दो। और अगर 15 दिन के अंदर भी रिफंड नहीं कर पाए तो ध्यान रखना, रिफंड करेंगे इंटरेस्ट के साथ 12%। पब्लिक इशू में 15% था, यहां 12% है प्राइवेट प्लेसमेंट में। और एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट जो काउंट होगा 76 डे से काउंट नहीं होगा, इंटरेस्ट काउंट होगा 61st डे से, 61st डे से, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ 68 डे, मतलब 61st डे से काउंट होगा, ना कि 76 डे से, ठीक है ना। 12% पर एनम। एक बात और, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वहां भी था, यहां भी है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेंगे भैया आरओसी के पास। फर्क ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन हो, वहां पब्लिक इशू में चीजें ज्यादा होती हैं, यहां कम होती हैं। वहां रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर रहे हैं 30 दिन के अंदर, यहां फाइल करेंगे 15 दिन के अंदर। वहां इंटरेस्ट का रेट था 15%, यहां इंटरेस्ट का रेट है 12%। वहां भी PS3, यहां भी PS3, ये सब कुछ सेम है। अगर फाइल नहीं करते 1000 रुपए का पर डे का फाइन है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए। ठीक, तो भैया एक बात ध्यान रखिए, मैंने स्टार बना हुआ सॉरी जनरल में किसने डाल दिया भाई। ठीक, अच्छा ये देखो, ये डर गया यार मैं। स्टार ये ऊपर बना ही हुआ है कि कॉन्ट्रवेंशन के केस में पब्लिक ऑफर मान लेंगे, SCR मानना पड़ेगा, ठीक है ना, उसे लिखा होता कहीं नहीं। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम्पल भी दिया हुआ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला। एक बात ध्यान रखिए, इस पूरे प्राइवेट प्लेसमेंट में पेनाल्टी कॉमन है, बस एक सेपरेट पेनाल्टी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की है। बाकी आप कोई भी प्रोविजन ब्रेक करते हैं, पहली बात तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, प्लस फाइन देना पड़ेगा। रिफंड करेंगे इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भाई 12%, फाइन देना पड़ेगा जितना पैसा रेज किया है वो, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। अब पैसा रेज किया होता 50 लाख रुपए तो फाइन लगता 50 लाख, पैसा रेज किया होता 10 करोड़ रुपए तो फाइन लगता 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ अमाउंट रेज विच एवर इज लोअर, ये कॉमन पेनाल्टी है 42 की। बाकी उसकी आपकी पेनाल्टी जो है, ठीक है भाई। तो 42 भी हो गया, 39 40 भी हो गया। अच्छा एक डाउट और बनता है, सर एक बात बताइए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जब हम पब्लिक इशू में फाइल कर रहे हैं 30 दिन के अंदर, प्राइवेट प्लेसमेंट में फाइल कर रहे हैं 15 दिन के अंदर, तो और जगह भी तो अलॉटमेंट करते हैं अपन बोनस शेयर भी तो लेके आते हैं, अपन स्वेट इक्विटी भी तो लेके आते हैं, तो क्या यहां रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं जाएगा? यहां भी जाएगा भाई। बोनस शेयर याद करिए सेक्शन 63, बोनस शेयर PS3 में फाइल करेंगे, साथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी लगानी पड़ेगी। स्वेट इक्विटी की जहां तक बात है, स्वेट इक्विटी ये सब इन्होंने रायता फैला दिया भाई साहब, कोई बात नहीं। चलो जहां तक स्वेट इक्विटी की बात है, स्वेट इक्विटी में याद करिए वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है, तो PS3 में वहां भी जाएगा, साथ में स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को दोगे तो उसके साथ एग्रीमेंट किया होगा, तो एग्रीमेंट की कॉपी लगाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया भैया तो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ स्टैम्प पेपर में, बिना कॉन्ट्रैक्ट के PS3 नहीं जाएगा स्वेट इक्विटी में। तो स्वेट इक्विटी में 3 चीजें जाती हैं, PS3 प्लस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है तो स्टैम्प पेपर बनाइए, साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट। याद करिए वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है 54 के अंदर स्वेट इक्विटी में। तो स्वेट इक्विटी में 3 चीजें जाएंगी, बोनस में 2 चीजें, PS3 प्लस OR। यहां सिर्फ PS3, यहां भी PS3। अच्छा एक बात बताओ, फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर रहे हो, क्या अलॉटमेंट मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज नॉट अलॉटमेंट। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये अलॉटमेंट नहीं है ना,
तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं जाएगा। इसका एक केस भी है, इट डज नॉट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ PES 3। इसका एक केस भी है, श्री गोपाल जलान वर्सेस एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। श्री गोपाल जलान वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखना, री इशू इज नॉट अलॉटमेंट, इसीलिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं जाता, बाकी हर केस में जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं GDR की। GDR में एक मिनट फटाफट से कंसेप्ट देख लो, फिर प्रोविजन की बात कर लेंगे। अब मान लो भैया ये एक कंपनी है इंडिया में, ये डेविड बैठा है जर्मनी में, इंडियन कंपनी जर्मनी से पैसा लाना चाहती है, जर्मनी से। भाई या तो जाके जर्मनी में अपने शेयर लिस्ट करवा लो, टेंशन नहीं खत्म, स्टॉक एक्सचेंज में, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराओ और अपने बस शेयर इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक और तरीका क्या है कि इंडियन कंपनी वहां GDR इशू कर सकती है, GDR इशू कर सकती है। जब GDR इशू करेगी ना भाई, तो डेविड को बोलेंगे होल्डर ऑफ रिसीट्स, वो शेयर होल्डर नहीं है। लेकिन GDR इशू कैसे होगा समझना, GDR इशू करने के लिए जर्मनी में किसी को पकड़ना पड़ेगा आपको। अब जर्मनी में आपको मिल गया मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली को क्या करेगी इंडियन कंपनी, शेयर्स देगी फिजिकल फॉर्म में। अब मान लो आपने 1 लाख शेयर दिए, तो 1 लाख शेयर के बदले में, अंडरलाइंग शेयर्स बोलते हैं उसे, अंडरलाइंग शेयर्स, 1 लाख शेयर्स के बदले में मॉर्गन स्टैनली वहां GDR इशू करेगी डेविड को या और भी कई सारे जर्मनी के लोगों को। आप शेयर देते जाओगे मॉर्गन स्टैनली को, वो GDR इशू करती जाएगी। आप शेयर देते जाओगे, वो GDR इशू करती जाएगी। शेयर किसके नाम पे जमा हो रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली के नाम पे, और मॉर्गन स्टैनली GDR इशू कर रही है। अब एक बात बताइए, मॉर्गन स्टैनली को फिजिकल फॉर्म में शेयर दोगे, बार बार हर बार देते रहोगे, तो क्या यहां से जर्मनी भेजोगे शेयर? पॉसिबल नहीं है ना सर, जर्मनी भेजना पॉसिबल नहीं बार बार। तो जो शेयर मॉर्गन स्टैनली को दे रहे हो ना आप, उन शेयर्स को फिजिकली हैंड ओवर करेंगे SBI को। मुंबई में बैठी है, वो बैठी है भैया मुंबई में SBI। अब एक बात बताइए, मुंबई में आप बैठे हो, अब मुंबई में बैठ के SBI इनके शेयर्स को फिजिकली होल्ड कर रहा है, मॉर्गन स्टैनली के शेयर्स को फिजिकली होल्ड कर रहा है। SBI कह रहा है टेंशन मत ले यार, मैं तेरे शेयर होल्ड कर रहा हूं, तेरे नाम पे इशू हो रहे हैं, बस होल्ड मैं कर रहा हूं, तो तू मस्त GDR इशू करे। अब मॉर्गन स्टैनली बैठा है इंडिया से बाहर, तो इसे बोलेंगे ओवरसीज, 7 समुंदर पार। डिपॉजिटरी क्यों? क्योंकि शेयर इसके नाम पे जमा हो रहे हैं, इसके नाम पे, तो ओवरसीज डिपॉजिटरी, शॉर्ट में कहते हैं OD। लेकिन फिजिकली तो वो होल्ड नहीं कर रहा है, फिजिकली तो SBI होल्ड कर रहा है। तो SBI इंडिया में बैठा है, तो इसे बोलेंगे डोमेस्टिक। कहीं ना कहीं SBI कस्टोडियन है मॉर्गन स्टैनली के शेयर्स का, तो इसे बोलेंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, SBI को डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। अब आते हैं डेविड के पास वापस। सर डेविड क्या है? क्या डेविड मेंबर है? नहीं। डेविड है होल्डर ऑफ रिसीट्स, क्या मेंबर मानेंगे? नहीं। क्या डेविड को वोटिंग राइट मिलेगा? अरे जब मेंबर नहीं तो कैसे मिलेगा? तो सर एक बात बताओ, मेंबर कौन है कंपनी की नजर में? कंपनी की नजर में मेंबर है OD, मॉर्गन स्टैनली। तो डेविड अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन OD के थ्रू, HOR मतलब होल्डर ऑफ रिसीट्स के बिहाफ में OD एक्सरसाइज करेगा वोटिंग राइट। अच्छा, क्या डेविड को डिविडेंड मिलेगा? नहीं। किसको मिलेगा? OD को। OD के नाम पे शेयर इशू हो रहे हैं ना। तो सर ये कभी डेविड मेंबर बन पाएगा? कल को मान लो लिस्टिंग हो गई जर्मनी में, तो OD डेविड जो है अपने शेयर रिसीट सरेंडर करेगा GDR और शेयर ले लेगा, और जैसे रिसीट सरेंडर करेगा शेयर लेगा, ही विल बिकम मेंबर बन जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट है किसका? GDR का। अब आते हैं भैया प्रोविजंस में। प्रोविजन को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है, कंडीशन और एक प्रोसीजर। ये पूरे प्रोविजंस हैं। पहले प्रोसीजर पढ़ ले, एक बार प्रोसीजर पढ़ लो। OD इज द अलॉटी ऑफ शेयर्स, बिल्कुल ठीक बात है, 7 समुंदर पार बैठा है। OD क्रिएट करेगा GDR, बिल्कुल ठीक बात है। अंडरलाइंग शेयर्स जो होंगे वो फिजिकली जमा होंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास, बिल्कुल ठीक बात है। OD ही वोटिंग राइट इस्तेमाल करेगा होल्डर रिसीट्स के बिहाफ में, बिल्कुल ठीक बात है। होल्डर अपने GDR सरेंडर करके शेयर ले सकता है, और जब शेयर लेगा तो ही विल बिकम द मेंबर, ठीक बात है। ये तो हो गया प्रोसीजर, ये भी प्रोविजन का पार्ट है। कल को मान लो GDR आ गया तो ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। हालांकि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैनुअल काफी मक्कारी की है, GDR हो या IDR हो फॉरेन कंपनी में,
बिल्कुल प्रोविजन दिखेगी नहीं, ना के बराबर। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? BR पास करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा, RBI गाइडलाइन माननी पड़ेगी। BR, SR, RBI गाइडलाइन। अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा CA, CS, CMA या मर्चेंट बैंकर को। इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि हाँ भैया हमने सारे प्रोविजन मान लिए GDR के, और वो कंप्लायंस रिपोर्ट आप कहां पेश करेंगे? बोर्ड मीटिंग में। तो अपॉइंट करिए मर्चेंट बैंकर, CA, CS, CMA किसी को भी, और कंप्लायंस रिपोर्ट लीजिए, कंप्लायंस रिपोर्ट को पेश करिए बोर्ड मीटिंग में। वहां एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो BR, SR, RBI गाइडलाइन, अपॉइंटमेंट ऑफ CA, CS, CMA या मर्चेंट बैंकर, ये आखिरी पॉइंट तो मिसलेनियस है वैसे भी। तो GDR से जो भी पैसा आ रहा है ना, अब कंपनी तो इंडिया की है, तो उसे जमा करवाइए इंडियन बैंक अकाउंट में, या कोई भी बैंक अकाउंट जो फॉरेन में है इंडियन बैंक का, SBI का जर्मन में बैंक अकाउंट होगा फ्रैंकफर्ट में, तो उसी में जमा करवा लो। या मान लो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पे सिटी बैंक है, तो सिटी बैंक तो मल्टीनेशनल बैंक है, फॉरेन बैंक है, बैंक भी फॉरेन है, ब्रांच भी फॉरेन है जर्मनी में। उस फॉरेन बैंक में पैसा जमा कराना, फॉरेन ब्रांच में, जिसके इंडिया में ऑपरेशन हो। मतलब भारत सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं जो पैसा जमा हो रहा है बैंक में, उस बैंक में जमा होना चाहिए जिसका भारत के साथ तार जुड़े हुए हैं, लिंकेज है। चाहे इंडियन बैंक अकाउंट आपका, चाहे आपका बाहर बैंक अकाउंट होगा फॉरेन इंडियन बैंक में, या बाहर बैंक अकाउंट होगा फॉरेन बैंक में, लेकिन उस फॉरेन बैंक में जिसके ऑपरेशन है इंडिया में, सिटी बैंक के ऑपरेशन है इंडिया में। तो ये 5 कंडीशंस हैं और ये प्रोसीजर के 5 पॉइंट है। अगर आ गया 10 पॉइंट लिख के, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर आपके। ठीक है भाई, तो ये हमने अलॉटमेंट वाला पोर्शन कर लिया बेटा कंप्लीट। वी आर डन विद दिस अलॉटमेंट पोर्शन। पहला क्वेश्चन बनता है सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, 2 क्लॉज 70 के अंदर दी गई। देखो अगर डेफिनेशन को आप थोड़ा सा डिकोड करोगे ना, तो कहता है भाई 4 चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर आएंगी। पहली बात, एनी डॉक्यूमेंट इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसे आप प्रोस्पेक्टस के तौर पे इशू करेंगे। भैया आप बोलेंगे ये प्रोस्पेक्टस और ये प्रोस्पेक्टस, जिसे आप प्रोस्पेक्टस बोलेंगे वो प्रोस्पेक्टस है। दूसरी बात, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, चाहे वो न्यूज चैनल में दीजिए, चाहे टीवी चैनल में, चाहे मेट्रो स्टेशन में आप होर्डिंग लगा दो, चाहे कोई भी आप ऐसा इन्विटेशन दे रहे हैं जिससे आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, आ भाई शेयर्स खरीद, आ भाई सिक्योरिटीज के लिए सब्सक्राइब कर। अब सिक्योरिटीज में शेयर, डिवेंचर सब आता है। तो अगर पब्लिक को आप इन्वाइट कर रहे हो किसी भी सर्कुलर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो भी प्रोस्पेक्टस है। तो वो हर एक न्यूज़पेपर में दिया गया एडवर्टीजमेंट, वो हर एक लगाई गई होर्डिंग, वो हर एक चैनल के अंदर दिया गया एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस है। तो कह रहा है भैया 2 चीजें प्रोस्पेक्टस है। तीसरी बात, शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31 में दिया गया वही प्रोस्पेक्टस है, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 32 के अंदर दिया गया वही प्रोस्पेक्टस है। तो कुल मिला के प्रोस्पेक्टस डेफिनेशन में 4 बातें कवर्ड है। अब चलो भाई पहले बात कर लेते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है, ताकि यहां से इंटरलिंक हो जाएगा। तो 31 में चलते हैं एक बार। 31 में कभी आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाएं, आप एक चीज देखें, प्राइवेट बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं, जब भी आप जाएंगे कोई ना कोई स्कीम आपको बेच रहे होंगे। भैया ये खरीद लो, ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ये खरीद लो, ये स्कीम खरीद लो, ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो, रोज का काम है। तो यार एक बात बताओ, क्या वो रोज प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे क्या आरओसी के पास? तो उनके लिए कंसेप्ट लाया गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करिए, एक बार फर्स्ट ऑफर के टाइम पे, ये प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा 1 साल तक। 1 साल में कितनी बार भी ऑफर दो, नए प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। अब जैसे पहला प्रोस्पेक्टस कब फाइल करना है, 1 जुलाई को, कब तक वैलिड है, 30 जून तक। अब मान लो 1 साल के दरमियान सेकंड ऑफर लेकर आए 15 अप्रैल को, तो क्या नए प्रोस्पेक्टस की जरूरत, क्या प्रोस्पेक्टस फिर फाइल करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। 1 साल तक नए प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप एक बात सोच रहे हो, सेकंड ऑफर कब आ रहा है? 15 अप्रैल को। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कब फाइल हुआ था? जुलाई में, पिछले साल। या कहीं ना कहीं आप देखिए तो 9-10 महीने तो इस बात को भी हो ही गए हैं। 9-10 महीने, बल्कि आप देखो आपके करीब करीब 6 महीने 2024 के हो गए, और 3 महीने बल्कि 9.5 महीने हो गए शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किए। तो एक तरीके से शेल्फ प्रोस्पेक्टस बासी हो गया ना यार, स्टेल हो गया। तो अब क्या है इस केस में? कहता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो आपने फाइल कर दिया, 1 साल तक वैलिड है, 1 साल में नया प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी चेंज फाइनेंशियल पोजीशन में होंगे इन 9.5 महीनों के दरमियान, जो भी चेंज फाइनेंशियल पोजीशन में होंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। वो कैसे बताएंगे सर? कह रहा है वो बताएंगे बाय द मींस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो जाएगा PAS2 में, ये आपको बताना पड़ेगा। सर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब तक फाइल करेंगे? ये फाइल करेंगे पिछले 1 महीने के दरमियान। पिछले 1 महीने के दरमियान मींस ये फाइल करेंगे 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में।
1 महीने पहले नहीं बोल रहा हूं, पिछले 1 महीने के दौरान। अब सेकंड ऑफर 15 अप्रैल को आ रहा है ना, तो पिछले 1 महीने के दौरान इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा PES2 में। और ध्यान रखें, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टस। मतलब एक तरीके से ये पुरानी बुक है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, ये अमेंडमेंट बुकलेट है। पुरानी बुक प्लस अमेंडमेंट बुकलेट इज इक्वल टू न्यू बुक, वही है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टस। तो यही है शेल्फ प्रोस्पेक्टस वाला कंसेप्ट तो बता दिए, एक बार और फटाफट से पढ़ लेते हैं। सर क्या शेल्फ प्रोस्पेक्टस हर कंपनी फाइल कर सकती है? कह रहा नहीं, वही कंपनी जो सेबी स्पेसिफाई करेगी। सर सेबी ने स्पेसिफाई किया ना सर। सेबी कहती है बैंक, NBFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, ये सारी जो फाइनेंसिंग कंपनी जिनका रोज का यही काम है, सिर्फ यही शेयर प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे। कब फाइल करेंगे? फर्स्ट ऑफर के दरमियान, 1 साल के लिए। कह रहा है नो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, अगर सेकेंड ऑफर देते हैं विद इन 1 ईयर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कंपनी को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा। उसमें सारे चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन की डिटेल होगी, नए चार्जेस, नए मॉडल, जो भी कुछ चेंज हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन में PES2 में पिछले 1 महीने के दरमियान। शेल्फ प्रोस्पेक्टस टुगेदर विद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेल डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस। तो ये मेन 3 बातें हैं, ठीक। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी ने मान लो किसी से एडवांस में पैसे लिए हैं, किसी भी सब्सक्राइबर से एडवांस से पैसे लिए हैं कंपनी ने, तो भैया उसके एडवांस के जो पैसे हैं वो आपने ले लिए। अब मान लो अलॉटमेंट बाद में करना है, तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ है तो उस शेयर होल्डर को, सब्सक्राइबर को इंडिविजुअली बता देना। तो वही लिखा हुआ आप देखो, अगर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी एडवांस में ली है तो कंपनी उसे चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंटीमेट करेगी। सेक्शन 30 यहां दिया हुआ है, तो आगे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतना ही है 31 में। अच्छा अगर आप ध्यान से देखिए तो डेफिनेशन में शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी था बेटा, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी था। अब सवाल ये कि सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? आइए बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? देखो होता क्या है, अब मान लो गोपाल स्नैक्स का IPO आया, अब इन्हें प्राइस तो पता नहीं क्या रखना है, पता ही नहीं, तो इन्होंने क्या रखा, प्राइस बैंड रख दिया 381 से लेकर 401 का। इसे कहते हैं प्राइस बैंड। जो लोअर प्राइस होता है इसे कहते हैं फ्लोर प्राइस, जो हायर प्राइस होता है उसे कहते हैं कैप प्राइस। कभी आप देखना IPO में क्या होता है, ये प्राइस बैंड रखने के बाद ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेगी कंपनी। अब वो ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस ही तो है भाई, पब्लिक को जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट आप दोगे वो प्रोस्पेक्टस है। अब एक बात बताइए, यहां प्राइस फिक्स है क्या? नहीं तो, ना प्राइस फिक्स है ना क्वांटिटी फिक्स है, कुछ फिक्स नहीं है सर, क्योंकि अभी आपने सिर्फ प्राइस बैंड दिया है। इसके बाद ना पब्लिक बिड लगाएगी, हमेशा देखना बिड लगती है IPO में, वो प्राइस रेंज के बीच में, जिसकी जितनी इच्छा उतनी बिड लगा देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप बिड लगाइए, अब बिड लगा दी, अब बिड लगाने के बाद कंपनी प्राइस फिक्स करेगी। अब प्राइस फिक्स करने के बाद फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस आएगा। तो एक बात समझिए, कहीं ना कहीं 2 प्रोस्पेक्टस हुए। एक जो स्टार्टिंग में दिया था अधूरा, जिसमें ना क्वांटिटी थी ना प्राइस था, अधूरा था वो, उस अधूरे प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस आएगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा, प्राइस वाइस सब, और फाइनल प्रोस्पेक्टस फिर फाइल करेंगे ROC प्लस सेबी के पास। देखो फाइल तो रेड हेरिंग भी होता है, लेकिन फाइल फाइनल भी होगा, दोनों फाइल होंगे, और रेड हेरिंग आएगा फाइनल से पहले रेड हेरिंग आता है, बाद में फाइनल आता है। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा प्रोविजन क्या है? वो प्रोस्पेक्टस जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं है। किसको लेकर नहीं है? क्वांटम को लेकर, प्राइस को लेकर। अच्छा एक बात ये भी है सर, RHP इशू कब होगा? भैया RHP इशू होगा, ध्यान रखिए, प्रायर टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहले प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, उसके बाद RHP इशू, पहले RHP इशू हुआ, उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू होगा। मैंने आपको बताया RHP फाइल करेंगे सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने के 3 दिन पहले, ठीक, और फिर प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे ROC प्लस सेबी के पास। अच्छा फाइनल प्रोस्पेक्टस में क्या बताओ, कितने कैपिटल लेकर आए, क्या प्राइस, सब कुछ बता दो फाइनल प्रोस्पेक्टस में। रेड हेरिंग तो वैसे भी अधूरा था। अच्छा जो भी कुछ फाइनल प्रोस्पेक्टस में बता रहे हो, जो बातें रेड हेरिंग में नहीं थी, अगर वो फाइनल में है तो ध्यान रखना एक एक वेरिएशन को हाईलाइट करना पड़ेगा। इट मस्ट बी हाईलाइटेड, एक एक वेरिएशन को हाईलाइट करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है ना। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कंटेंट है, 5-6 पॉइंट है, सिंपल, ठीक। प्राइस क्वांटम होगा नहीं,
प्रोस्पेक्टस से पहले इशू करेंगे, 3 दिन पहले फाइल करेंगे, फिर प्रोस्पेक्टस फाइल कर देंगे। प्रोस्पेक्टस में 2-3 बातें बता देंगे जो हेडिंग करना नहीं थी, और जो भी वेरिएशन होगा उसे हाईलाइट करेंगे। बात आ रही समझ? तो भैया ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। एनी डॉक्यूमेंट इशूड एज प्रोस्पेक्टस वो भी हो गया, शेयर प्रोस्पेक्टस भी हो गया, रेड हेडिंग भी हो गया, नोटिस सर्कुलर सब कुछ हो गया। ठीक है, अब आते हैं सर, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23 से। 23 कहता है सर कोई भी कंपनी शेयर कैसे इशू करेगी। भैया देखो, प्राइवेट कंपनी के पास 3 तरीके हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू। पब्लिक के पास एक तरीका और बढ़ जाएगा, वो है पब्लिक इशू। वो प्राइवेट प्लेसमेंट तो है ही, बोनस भी है, राइट भी है। मतलब पब्लिक इशू यहां तो होगा नहीं प्राइवेट कंपनी में, बाकी 3 तो है, यहां 4 है। साथ में आप एडीआर जीडीआर भी इशू कर सकते हैं। पढ़कर आए जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, वो भी आप इशू कर सकते हो। इससे ज्यादा कहानी है नहीं, ये चिल्लर सेक्शन है वैसे। 24 कहता है सर किसके पास अधिकार होगा नियम बनाने का। देखो, अगर लिस्टेड कंपनी है ना, या जो लिस्टिंग करवाने जा रही है, वहां शेयर के इशू और ट्रांसफर को लेकर या डिविडेंड को लेकर सब कुछ तय करेगा सेबी। भारत सरकार के पास अधिकार नहीं है, सेबी तय करेगा। लिस्टेड में और जो लिस्टिंग करवानी जा रही है, किस चीज, 2 मैटर को लेकर, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अनपेड डिविडेंड, सेबी तय करेगा। किसी और केस में, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पढ़ा आपने, अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है भैया, तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो अनपेड डिविडेंड तो है नहीं ना, वो ट्रांसफर के इशू को लेकर है। तो बाकी सारे केसेस में नियम बनाने का अधिकार सीजी के पास है। अब सीजी तो मोदी थोड़ी बनाएंगे कानून, तो सीजी के अंडर कौन आएगा, आरओसी, एनसीएलटी, रीजनल डायरेक्टर, ये सब। तो इन 2 कंपनी में 2 मैटर को लेकर सेबी, बाकी हर एक मैटर को लेकर हर एक कंपनी में बाकी सीजी, और सीजी के बिहाफ में 3 लोग, आरओसी, एनसीएलटी, रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं भैया सेक्शन 25। 25 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। अब एक बात समझो यार, क्या कंपनी का रोज का काम है पब्लिक ऑफर देना? बिल्कुल भी नहीं। तो कंपनी क्या करती है, इशू हाउस से बात करती है, कहती है यार आप ना हमारे लिए पब्लिक को ऑफर दो, आप ना हमारे लिए पब्लिक को ऑफर दो। उस इशू हाउस को कई बार हम मर्चेंट बैंकर भी कहते हैं, ठीक, बुक मैनेजर्स भी कहते हैं, कभी आपने सुना हो शायद। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में बुक मैनेजर्स। तो होता क्या है, कंपनी बोलती है यार एक काम करते हैं भाई मर्चेंट बैंकर, हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, या हम तुम्हें शेयर्स ही दे देते हैं इस कंडीशन पे कि तुम हमारे शेयर पब्लिक को ऑफर करोगे, खुद नहीं रखोगे, पब्लिक को ऑफर करोगे। अब एक बात ध्यान रखिए, पब्लिक को ऑफर करोगे अच्छी बात है, लेकिन कैसे मान लें कि पब्लिक को ऑफर ही करोगे? इसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, जब कंपनी ने मर्चेंट बैंकर को अलॉटमेंट किया होगा ना, तब कंपनी को सारा कंसिडरेशन नहीं मिला होगा। भाई एक बात बताओ, अगर मर्चेंट बैंकर अपने लिए शेयर लेता तो सारा पैसा कंपनी को दे देता। अब वो तो पब्लिक के लिए शेयर्स ऑफर करेगा पब्लिक को आगे, तो पब्लिक जब पैसा देगी तब तो कंपनी को पैसा मिलेगा। तो जब मर्चेंट बैंकर आपसे शेयर ले रहा होगा तो सारा पैसा आपको नहीं दिया होगा। और दूसरी बात, जिस दिन आपने मर्चेंट बैंकर के साथ एग्रीमेंट अलॉटमेंट किया होगा, मर्चेंट बैंकर अगले 6 महीने पब्लिक को ऑफर दे देगा। ये 2 कंडीशन है। अगर ये 2 कंडीशन पूरी होती है, पहली कंडीशन सारा कंसिडरेशन कंपनी को नहीं मिला होगा, और 6 महीने के अंदर उसने पब्लिक को ऑफर दे दिया होगा, तो आप मानेंगे कि मर्चेंट बैंकर ने अपने लिए नहीं पब्लिक के लिए शेयर लिए। अच्छा, अब एक बात समझिए, पब्लिक को ऑफर देना पड़ेगा, तो ऑफर डॉक्यूमेंट तो यहां भी होगा। उस ऑफर डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मानेंगे, डीम टू बी प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस है नहीं, मानेंगे, क्योंकि है तो शेयर कंपनी गई ना। ये बात अलग है, कंपनी ऑफर नहीं दे रही पब्लिक को, ऑफर दे रहा है मर्चेंट बैंकर या इशू हाउस कंपनी के बिहाफ में। तो इशू हाउस अगर कंपनी के बिहाफ में ऑफर देगा, जिस डॉक्यूमेंट से ऑफर देगा वो डीम टू बी प्रोस्पेक्टस। अब सवाल ये बनता है सर, डीम्ड प्रोस्पेक्टस को साइन कौन करेगा? अगर मर्चेंट बैंकर एक कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, अगर पार्टनर है, अगर फॉर्म है तो आधे पार्टनर, 5 का मतलब 3, 2.5 नहीं। कंपनी और 2 डायरेक्टर 1 आधे पार्टनर। अब बोलोगे सर प्रोस्पेक्टस में अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस से झूठी जानकारी दी गई तो भैया वही पेनाल्टी जो प्रोस्पेक्टस के केस में लगती है, जो अभी आप पढ़ेंगे आगे 34, 35 ये सब, वो सेम यहां पर भी लगेगी। अब सवाल ये कि सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या आएगा? 26 अभी आप पढ़ोगे, 26 में जो मैटर एक प्रोस्पेक्टस के लिए जरूरी है वो सारी बातें यहां आएंगी, सेम 26 वाली, सेम एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जो कंटेंट है वो यहां भी जरूरी होंगे, साथ में 2 बातें और। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला, कंपनी को सारा कंसिडरेशन तो मिला नहीं होगा,
ऊपर बताया मैंने आपको। तो कंपनी को कितना कंसिडरेशन मिला है और कितना मिलना बाकी है, ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। अब मान लो 100 करोड़ का इशू है, मर्चेंट बैंकर ने सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो बताइए 10 करोड़ दिए हैं और 90 बाकी हैं, रिसीव टू बी रिसीव बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना कंपनी और मर्चेंट बैंकर का, भाई कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ? तो एग्रीमेंट को मेंबर कब और कहां चेक कर सकते हैं? तो आप बताइए, मेंबर एग्रीमेंट को चेक करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीमेंट, ये 2 बातें बतानी पड़ेंगी। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आती 3 बातें, एक तो सेक्शन 26 वाला सेम कंटेंट, बाकी ये दोनों साइन करेंगे 2 डायरेक्टर आधे पार्टनर और पेनल्टी सेम है, और 2 बातें रखना, पूरा पैसा नहीं मिला होगा और 6 महीने के अंदर ऑफर दे देंगे। ठीक, ये भैया सेक्शन 25। आगे बढ़े, अब चलते हैं 26 में। सर 26 क्या बोलता है? 26 कहता है भैया प्रोस्पेक्टस में कौन सी बातें आएंगी, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, बढ़िया बात है, साइंड होना चाहिए, बहुत बढ़िया। वो सारी इंफॉर्मेशन सेबी स्पेसिफाई करेगा, डेटेड, साइंड, सेबी। जब तक सेबी यहां कुछ स्पेसिफाई नहीं करता कि भैया ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो जो बातें सेबी गाइडलाइंस में, सेबी एक्ट में दी गई है, वो आपको यहां माननी पड़ेंगी। अंटिल सेबी स्पेसिफाइज हियर, जो बातें सेबी एक्ट के अंदर दी गई हैं वो यहां बतानी पड़ेंगी। एक बात और, प्रोस्पेक्टस जो है ना, ये डिलीवर करेंगे आरओसी को, लेकिन डिलीवरी से पहले साइन करेगा प्रोस्पेक्टस। ऊपर मैंने कहा था ना प्रोस्पेक्टस साइन होना चाहिए, तो साइन कौन करेगा? साइन करेंगे प्रपोज डायरेक्टर अगर है तो, डायरेक्टर या उसका अटॉर्नी, अटॉर्नी मतलब एजेंट, तो डायरेक्टर भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है। आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी को दिया, ये प्रोस्पेक्टस वैलिड होगा 90 डेज तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। 90 डेज खत्म, प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी खत्म। प्रोस्पेक्टस वैलिडिटी सिर्फ 90 डेज तक है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस की इफेक्टिव डेट क्या होगी? भाई प्रोस्पेक्टस कब इफेक्टिव हुआ है? कह रहा है जो डेट प्रोस्पेक्टस में दी होगी वही उसकी इफेक्टिव डेट मानेंगे। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा भैया 1 जुलाई, तो 1 जुलाई इफेक्टिव डेट है। ठीक, एक बात और भी है, अभी हम एक्सपर्ट की बात करते हैं पेनाल्टी के अंदर भी। अगर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, ये सेम पॉइंट याद करिए फॉरेन कंपनी के अंदर भी, तो कैसे याद करेंगे, आखिरी में आप पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर, वहां भी आता है यार एक्सपर्ट। अगर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी है, एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, और एक्सपर्ट एक इंडिपेंडेंट आदमी था, ना तो उसने कंपनी बनाई है ना कंपनी चलाई है, वो इंटरेस्टेड नहीं ना फॉर्मेशन में ना मैनेजमेंट में, उसने अपनी कंसेंट दी है रिटन, उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, और ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो कंटेंट भी है, ये कंटेंट है सेक्शन 26 का। ठीक है, बात आ रही समझ? और एक बात और कहता है सर प्रोस्पेक्टस में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो भी कॉपी है प्रोस्पेक्टस की वो आरओसी को डिलीवर कर दी गई है। मतलब डिलीवरी भी करनी है और लिखना भी है कि डिलीवरी कर दी गई है। ठीक, और भैया अगर आप सेक्शन 26 नहीं मानते तो सिंपल पेनाल्टी कंपनी और पर्सन के ऊपर 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए फाइन। ठीक, पूरा एक बार फटाफट से रिकैप कर ले। डेटेड, साइन, साइन कौन करेगा? 3 लोग, प्रपोज डायरेक्टर, डायरेक्टर, अटॉर्नी। सारी इंफॉर्मेशन सेबी बताएगा, सेबी अगर यहां नहीं बताता तो सेबी एक्ट वाली बातें बतानी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस 90 दिन तक वैलिड है, इफेक्टिव जो डेट लिखी होगी। अगर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है तो उसने अपनी कंसेंट दी, कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, और ना वो बनाने को लेकर मतलब न चलाने को लेकर इंटरेस्टेड है, इंडिपेंडेंट आदमी है, और ये लिख दीजिए कि आपने कॉपी आरओसी को दे दी है, और पेनाल्टी है 50,3 लाख रुपए। ये है 26। अच्छा एक बात है कि 27 सेम पॉइंट है, सेम जो पीछे अभी पढ़कर आए आप, कि पब्लिक इशू से पैसा लेकर आए, कुछ पैसा खर्च किया, कुछ पैसा बच गया, हल्दी गंदा वाला एग्जांपल वो सेम है 27 सेम। भाई एक बात बताओ, पब्लिक इशू का मेमोरेंडम के अंदर करोगे ऑब्जेक्ट क्लॉज में, पब्लिक इशू के अंदर नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में सेम है 27। आखिरी में देख भी लेंगे एक बार, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं 28 में। 28 क्या बोलता है देखिए, होता क्या भाई देखो, कई बार ना प्रमोटर्स अपना डाइवेस्टमेंट करते हैं शेयर्स का, पब्लिक को ऑफर करते हैं प्रमोटर्स, कई बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पब्लिक को ऑफर देना चाहते हैं, खुद तो देंगे नहीं, तो बोर्ड को ऑथराइज करेंगे, बोर्ड को, कि भैया आप हमारे बिहाफ पे ऑफर दे दो। अब एक बात बताओ, बोर्ड ऑफर देगा? बिल्कुल देगा बोर्ड ऑफर। बोर्ड क्या फ्रेश शेयर ऑफर कर रहा है क्या पब्लिक को? क्या बोर्ड फ्रेश शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहा है क्या? अरे भाई ये शेयर तो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आप तो उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं आगे।
तो इस ऑफर को बोलेंगे ऑफर ऑफ सेल। सेल समझ रहे हो आप, कहीं ना कहीं सेल ही तो है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर पब्लिक खरीद लेगी, सेल ऑफ शेयर्स। तो ये कहलाता है ऑफर ऑफ सेल। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू देते हैं आगे उसे प्रोस्पेक्टस मानेंगे, क्योंकि दिया तो पब्लिक को ही है ना ऑफर, दिया तो पब्लिक को ही है। एक बात ध्यान रखना, बोर्ड इतना पेन क्यों ले रहा है? जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर पब्लिक को देंगे तो पैसा भी इन्हीं को मिलेगा ना। बोर्ड क्या बीच में ऑफर दे रहा है, पैसा क्यों खर्च कर रहा है? कह रहा है बोर्ड के द्वारा खर्च किया हुआ एक एक पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रीइंबर्स करेंगे। ऑल द एक्सपेंसेस विल बी रीइंबर्स्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बस एक बात ध्यान रखना, ये जो ऑफर है ना, ये पब्लिक ऑफर नहीं है, मतलब एक तरीके से पब्लिक इशू नहीं है, ये ऑफर ऑफ सेल है। तो पब्लिक इशू में आप क्या पढ़ते थे अभी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है ना, वो यहां नहीं लगता सर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी सर। मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए, वो भी यहां नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। ठीक, डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना होता है कि सर उसने जो पैसा लिया है वो ऑब्जेक्ट के तरफ इस्तेमाल कर रहा है, देना पड़ता है सर डिक्लेरेशन कि जो पैसा डायरेक्टर लेकर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रोस्पेक्टस में देना पड़ता है, वरना हल्दी गंदा वाला कांड हो जाएगा भाई। वो भी डिक्लेरेशन यहां जरूरी नहीं है, नहीं। तो ये तीन बातें जो प्रोस्पेक्टस में लगती हैं वो ऑफर ऑफ सेल में नहीं लगेंगी। एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑथराइज करेंगे, पैसा रिइंबर्स करेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, तीन बातें नहीं लगेंगी। ये भैया 28। अब चलो 29 की तरफ। 29 क्या बोलता है देखिए भाई, कहता देखो एक बात ध्यान रखो, प्राइवेट कंपनी अपने कोई भी शेयर्स या तो डीमैट में दे सकती है या फिजिकल फॉर्म में, ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। लेकिन पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है भाई। पब्लिक कंपनी जो कुछ भी करेगी डीमैट फॉर्म में, चाहे वो पब्लिक इशू लेकर आए, प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आए, बोनस शेयर लेकर आए, राइट इशू लेकर आए, ईसॉप के तहत शेयर इशू करे, शेयर ट्रांसफर करे वहां पब्लिक कंपनी में, या बायबैक भी करे, सब कुछ डीमैट में। अब सर ये नियम आ गया रूल 9A के अंदर 18-19 में। तो भाई एक बात बताओ, अगर बायबैक करना है डीमैट में, ट्रांसफर करना है डीमैट में, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा डीमैट फॉर्म में। अब सवाल ये है सर डीमैट में कन्वर्ट कैसे होंगे, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहली बात देखो, डीमैट में आपको पता है सारा रोल किसका है, डिपॉजिटरी का। सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे डिपॉजिटरी को, और भैया डीमैट में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो नियम तो मानने पड़ेंगे, चाहे वो नियम सेबी के हो चाहे SCRA के हो। डिपॉजिटरी आपके लिए फ्री में तो काम करेगा नहीं, डीमैट की सुविधा देगा आपको तो आपसे फीस लेगा। डिपॉजिटरी को आप 3 फीस देते हैं सर, एक एडमिशन फीस, एक एनुअल फीस और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, सिक्योरिटी डिपॉजिट कम से कम 2 गुना होना चाहिए एनुअल फीस का, कम से कम। मतलब एनुअल फीस अगर 12 लाख रुपए है तो कम से कम 24 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवानी पड़ेगी। एग्जाम्पल दिया, ठीक। तो भैया एप्लीकेशन दो, सेबी एक्ट मानो, फीस दो। डिपॉजिटरी सेटिस्फाइड है तो आपको एक ISIN अलॉट करेगा। ये जैसे हमारी पहचान है आधार, डायरेक्टर की पहचान है DIN, सिक्योरिटी की पहचान है ISIN। आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेड हो सकते हो, मतलब कहीं भी लिस्टिंग कराओगे, ISIN सेम रहेगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम रहेगा। और अगर डीमैट में कन्वर्ट करा लेते हो ना, तो साल में 2 बार हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये फाइल करेंगे हाफ ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर, PAS 6 में ये फाइल करेंगे हाफ ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर। और एक बात ध्यान रखना, ये जाएगा PAS 6 में, ROC के पास फाइल करना है। साइन करेगा CA/CS इन प्रैक्टिस, इसमें ना CMA नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ 2 ही है, CA/CS इन प्रैक्टिस। तो भैया हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं है PAS 6 में। और अगर डीमैट को लेकर आपकी कोई भी कंप्लेन है, कोई भी कंप्लेन है, तो अथॉरिटी के पास जाओ, IPF के पास। उसके पास ज्यादा काम तो है नहीं, सरकार क्या करती है, इनके पास ज्यादा काम नहीं होता, उन्हें कुछ और काम दे देती है, तो उनको ये काम दे दिया, जाओ भैया IPF अथॉरिटी के पास जाओ, आपकी कंप्लेन दूर करेंगे। अथॉरिटी एक्शन लेगी सेबी से कंसल्ट करके। तो एप्लीकेशन दीजिए डिपॉजिटरी के पास, नियम को मानिए, फीस दीजिए, ISIN मिलेगा, हाफ ईयरली रिटर्न देना पड़ेगा, ग्रीवियंस विद द अथॉरिटी, अथॉरिटी एक्शन लेगी इन कंसल्टेशन विद द सेबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30 हो गया। 30 कुछ भी नहीं है सर, वेरी वेरी सिंपल। कहते हैं अगर आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट देना है ना प्रोस्पेक्टस का, वो जाएगा PAS 1 में। प्रोस्पेक्टस के एडवर्टीजमेंट में पता है क्या आएगा, मैं सही बताऊं तो, मेमोरेंडम का कंटेंट याद है, शॉर्टकट बता रहा हूं, वो सारे कंटेंट बस नेम और सिचुएशन छोड़कर, शुरू के 2 छोड़कर, अगर याद करें मेमोरेंडम वाले कंटेंट, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा मेंबर्स की लायबिलिटी, तो क्या आएगा शेयर कैपिटल, ठीक। तो सब्सक्राइबर के नाम, सिग्नेटरी सब्सक्राइबर वही है, कितने शेयर्स वो ले रहे हैं वो,
वही लिखना है। मेमोरेंडम के सारे कंटेंट नेम और सिचुएशन छोड़कर, PAS1 में प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट। ये हो गया 30। बहुत आसान है सर, कुछ भी नहीं है। 31 32 मैंने पहले करा दिया आपको, हलवे के माफिक। अब आते हैं 33 में। देखो भाई होता क्या है, अब 600 पेज का प्रोस्पेक्टस है तो पूरा प्रोस्पेक्टस कोई थोड़ी पड़ेगा सर, नहीं समय नहीं समझ में आएगा। तो मेन प्रोस्पेक्टस की ना एक समरी बुकलेट बनाते हैं आप, समराइज्ड प्रोस्पेक्टस, उसे बोलते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब उस समराइज्ड प्रोस्पेक्टस में क्या आएगा वो आप तय नहीं करेंगे, उसे भी तय करेगा। तो बेसिकली एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ मेमोरेंडम व्हिच कंटेन्स सेलिएंट फीचर्स। अब ये मेरा स्टाफ है बड़ा क्यूट। सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी बताएगा कौन से, सेलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या आना है वो सेबी बताएगा। अब पता है ये तो चलो 2 clause 1 में लिखा है। 33 की रिक्वायरमेंट क्या है? 33 पता है क्या बोलता है? अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति कहता है मुझे एप्लीकेशन फॉर्म दे दो, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की कॉपी लगा देना। हर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म लो, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी साथ में लो, एप्लीकेशन फॉर्म लो, एब्रिज्ड भी साथ में लो। और अगर वो आपसे कहता नहीं भैया मेरे को तो मेन प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, मेरे को तो मेन पढ़ना है भैया, तो मेन दे दो। और अगर आपने नहीं दिया, एब्रिज्ड या मेन जैसा भी है, तो 50,000 की पेनल्टी लगती है। तो मैं एक लाइन में कहता हूं, बिन मांगे एब्रिज्ड दो, मांगने पर मेन, दोनों में से जो नहीं दिया तो होगा 50,000 का पेन। बिन मांगे एब्रिज्ड दो, मांगने पर मेन, दोनों में से जो नहीं दिया तो होगा 50,000 का पेन। तो हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस लगाना पड़ेगा। और अगर वो आपसे कहता है मेन प्रोस्पेक्टस दो, तो मेन प्रोस्पेक्टस देंगे, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट बिफोर क्लोजिंग ऑफ ऑफर। ऑब्वियस सी बात है। और अगर नहीं करते तो 50,000 की पेनल्टी है पर डिफॉल्ट। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जहां प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है वहां एवरेज भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक बात बताओ, पब्लिक को ऑफर नहीं दोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये सब है, तो फिर वहां देने की जरूरत नहीं है ना भाई। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस नहीं इतना पोकार लगता है तो एवरेज भी नहीं देंगे। ठीक वैसे अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में, वहां अंडरराइटर को अगर ऑफर दे रहे हो तो अंडरराइटर पब्लिक थोड़ी है, तो ना प्रोस्पेक्टस की जरूरत है ना एवरेज की जरूरत है, दोनों ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई 33। तो अगर आप देखें 23 से लेकर 33 हम आगे आ चुके हैं। अब चलते हैं भैया पेनाल्टी की तरफ। पेनाल्टी कई सारे सेक्शन है, 34, 35, 36, 37, 38। ये एक लीग के सेक्शन है, एक ही लीग के। आप इन सबको पढ़िए 38 तक खत्म, प्रोस्पेक्टस खत्म। बहुत आसान है सर, वेरी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल चैप्टर। इनकॉर्पोरेशन बल्कि फिर भी बिखरा हुआ है काफी, बट ये इतना बिखरा नहीं है। ठीक, देखिए सबसे पहले कंपनी ने ऑफर दिया पब्लिक को, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दो सिनेरियो बनते हैं, एग्जांपल समझिएगा। कंपनी ने पिछले 10 साल से डिविडेंड दिया, कंपनी ने डिस्क्लोज कर रही है। फैक्ट पता है क्या है? 2 साल ही डिविडेंड दिया है आउट ऑफ 10 ईयर्स। मतलब कंपनी झूठ बोल रही है। सिर्फ 2 साल डिविडेंड दिया और कंपनी कह रही है 10 साल हमने डिविडेंड दिया। कंपनी झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है सर, 100% झूठ बोल रही है। ठीक, दूसरी तरफ कंपनी को ना पिछले 3 साल से लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी डिविडेंड दे रही है पुराने प्रॉफिट से, एक्यूमुलेट किए हुए प्रॉफिट से। कंपनी ने यह बात बताई ही नहीं कि लॉसेस हो रहे हैं, बताई ही नहीं कि लॉसेस हो रहे हैं। आप देखो यहां झूठ बोला कि डिविडेंड बांट रहे हैं, यहां झूठ बोल रहे हैं सर पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में छुपा रहे हैं बात को। अगर झूठ बोलोगे या बात को छुपाओगे, दोनों केस में प्रोस्पेक्टस अनट्रू होगा, प्रोस्पेक्टस इज अनट्रू। ठीक, और प्रोस्पेक्टस अगर अनट्रू हुआ, सबसे पहले आपके ऊपर लगेगी क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी लगती है सेक्शन 34 में। क्या कहता है समझिए, कब लगेगी? जब प्रोस्पेक्टस अनट्रू होगा या मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगा। लायबल कौन है? वो हर एक व्यक्ति जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया है, डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो, एक्सपर्ट हो, कंपनी जो भी है, नाम नहीं लिखा, जो कोई भी ऑथराइज करेगा वो लायबल है। जिसने भी साइन किया वो प्रोस्पेक्टस में, वो लायबल है। ठीक, लायबिलिटी क्या है? लायबल फॉर फ्रॉड, फ्रॉड मींस 447। 2 केस में लायबिलिटी नहीं है सर। पहला केस, जो बताया या जो छुपाया वो इममटेरियल था। अब आपने 200 रुपए का भंगार बेच दिया, कबाड़, स्क्रैप, नहीं बताया,
तो क्या वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है? नहीं। जो बताया गलत या जो छुपाया वो इमटेरियल है। दूसरी बात BTIT कहता हूं मैं, दूसरी बात जैसे आप नॉर्मली गुड फेथ कहते हैं, जो व्यक्ति बात बता रहा था उसे लग रहा था बात सच है, ही वॉज बिलीविंग द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू, बिलीविंग द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू, BTIT, बिलीविंग द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू। अगर आपने साबित कर दिया कि यू वर बिलीविंग द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू, आपको खुद वो बात सच लग रही थी, तो आप बच जाओगे सर, और ये मटेरियल। अच्छा, दूसरी तरफ है सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी 35 के अंदर, यहां कब लगेगी सिविल लायबिलिटी? जब प्रोस्पेक्टस अनट्रू होगा। लायबल कौन है? आप देखो यहां नाम लिखे हुए हैं, 34 में नाम नहीं लिखे थे, यहां नाम लिखे हैं, कंपनी, एक्सपर्ट, डायरेक्टर, प्रमोटर, वो व्यक्ति जिसने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दिए या जिसने प्रोस्पेक्टस की इशू को ऑथराइज किया, सब के सब भाई। कंपनी का भी नाम लिखा है। सर सिविल लायबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, क्रिमिनल लायबिलिटी में ना आप जेल जाओगे, जुर्माना लगेगा। सिविल लायबिलिटी का मतलब होता है जिस आदमी को नुकसान हुआ उसका लॉस कंपेंसेट करिए, जिस आदमी को लॉस हुआ उसका लॉस कंपेंसेट करिए। अब आप मुझे बताइए, लॉस, भाई कंपनी जेल तो नहीं जा सकती, लेकिन कंपनी लॉस तो कंपेंसेट कर सकती है, कंपनी के पास भी पैसा, उनका भी बैंक अकाउंट है। तो यहाँ कंपनी भी है, एक्सपर्ट भी है, डायरेक्टर भी है, प्रमोटर भी है, जिसने कंसेंट दिया डायरेक्टर बनने के लिए वो भी है। सर क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है कंपेंसेशन, कंपेंसेट करने की सर, कंपेंसेट करने की। और एक बात ध्यान रखना, अगर इंटेंट होगा डिफ्रॉड करने का, तो उन व्यक्ति की उन लोगों की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी उस केस में, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। मतलब कह रहा है, ये ऊपर नाम लिखे डायरेक्टर, प्रमोटर, इनकी लायबिलिटी होगी। और अगर ये साबित हो गया इन्होंने फ्रॉड किया था, मतलब जानबूझ के झूठ लिखा था प्रोस्पेक्टस में, सबकी लायबिलिटी, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टियां बेचकर आप शेयर होल्डर का लॉस कंपेंसेट करेंगे। इतना पैसा शेयर होल्डर का डूब गया, वो सारा आप कंपेंसेट करेंगे, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाएगी। सर किसको मिलेगा पैसा? एक बात बताइए, मैंने शेयर ब्रोकर से शेयर खरीदे, क्या मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा? नहीं, तो मुझे कंपेंसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? कंपेंसेशन उस एप्लीकेंट, उस शेयर होल्डर को मिलेगा जिसने प्रोस्पेक्टस पढ़कर शेयर खरीदे। अब एक बात बताइए, मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने कहा यार शेयर दे दे यार, बढ़िया है, बेच दे। उसने अपने शेयर बेच दिए, मुझे लॉस हो गया। क्या मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा? नहीं। क्या मैं कंपेंसेशन मांग सकता हूं? नहीं। कंपेंसेशन मिलेगा जिस आदमी ने सब्सक्राइब किया सिक्योरिटीज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस पढ़कर, जो प्रोस्पेक्टस झूठा था और सही में उस आदमी को लॉस हुआ है। ही हैज सफर्ड लॉस और डैमेज, ही हैज सफर्ड लॉस और डैमेज। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया, बोले प्रोस्पेक्टस पढ़ा, प्रोस्पेक्टस झूठा था लेकिन प्रॉफिट हुआ। तो जिस आदमी को प्रॉफिट हुआ कंपेंसेशन मांग सकता है यार, किस बात कंपेंसेशन? भाई लॉस होगा तो कंपेंसेशन लोगे ना, जब लॉस है तो किस बात कंपेंसेशन लोगे? ठीक है ना। तो सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस ऑन द बेसिस, और ये चारों कंडीशन पूरी कंपेंसेशन आपको मिलेगा। कौन देगा? ये ऊपर दिए गए लोग देंगे। कैसी लायबिलिटी है? नॉर्मली लिमिटेड है, फ्रॉड का इंटेंशन है तो अनलिमिटेड है। कब लगेगा? जब प्रोस्पेक्टस झूठा है। अच्छा, यहां भी एक्सेप्शन है। ऊपर अपन ने पढ़ा कि आपने कंसेंट दिया डायरेक्टर बनने के लिए, जब उसे पता लगा कि प्रोस्पेक्टस झूठा है, उसने कंसेंट विड्रॉ कर लिया बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बच जाएगा सर, बच जाएगा। प्रोस्पेक्टस इश्यू होने से पहले आपने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लिया, आप बच जाओगे, एक्सेप्शन। अब एक डायरेक्टर ना यूरोप घूम रहा था, उसे पता ही नहीं था ये सब यहां पे हो रहा है, विदाउट कंसेंट ऑफ नॉलेज ऑफ डायरेक्टर, वो लायबल थोड़ी है सर, वो लायबल थोड़ी है। तीसरा पॉइंट याद करिए, मैंने 34 में आपसे क्या बोला? BTIT के ग्राउंड पे कोई भी बच सकता है। भाई उसे लग रहा था वो बात सच है, भाई आप जेल नहीं जाएंगे, फ्रॉड के लिए आप लायबल नहीं है, फाइन नहीं देंगे। लेकिन 35 में जो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है ना, C वाला पॉइंट, ये भी BTIT का ही ग्राउंड है, लेकिन ये BTIT का ग्राउंड सिर्फ एक्सपर्ट को दिया गया है। एक्सपर्ट बोलेगा सर मैं आपके जैसे मक्कार नहीं हूं कि मैंने कंसेंट नहीं दी, कंसेंट विड्रॉ कर ली। अरे मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, मैंने कंसेंट दी, मैंने कंसेंट को विड्रॉ भी नहीं किया, प्रोस्पेक्टस मेरी कंसेंट के साथ इशू हुआ है, बट BTIT आई वॉज बिलीविंग द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू एंड डिड बिलीव अप टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कि वो बात सच है। एक्सपर्ट ये बोलेगा सर मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, IITian हूं, ऐसा मजाक थोड़ी। मैं फॉर एग्जाम्पल माइंस का नीचे एग्जाम्पल देखिए,
अब कल्लू कानिया माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, प्रोस्पेक्टस में फाइनेंशियल बैलेंस शीट में पीपी लिखी 400 करोड़, माइंस है झारखंड में 42 माइंस, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब भाई एक बात बताइए, अब जब प्रोस्पेक्टस इशू किया तो एबला मेटलर्जिकल इंजीनियर है, ठीक है सर, उसको बोला यार तू वैल्यूएशन कर, वो आईआईटी मद्रास से पढ़ा हुआ है, उसने वैल्यूएशन भी किया। जब एबला गया ना वैल्यूएशन करने के लिए, तो इस कंपनी के लोगों ने दूसरों की माइंस भी चेक करा दी, अपने बोर्ड लगा दी टेम्पोररी और दूसरों की माइंस चेक करा दी। एबला आ गया वैल्यूएशन करके। आप बताओ एबला की गलती क्या है? सर एबला ने अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी और बता दी 320 करोड़ की वैल्यूएशन है। कितनी माइंस है? 42। बाद में पता चला कि माइंस सिर्फ 1 या 2 थी उनके नाम पे और वैल्यू थी 12 करोड़ की। आपने बताई 320 करोड़। वैल्यूअर ने भी गलत डिस्क्लोजर दिया है, तो लायबल तो वैल्यूअर भी होगा। लेकिन वैल्यूअर अगर साबित कर देता है कोर्ट के अंदर कि जज साहब मेरे पास रीजन से बिलीव करने के लिए इंफॉर्मेशन ट्रू है, बच जाएगा वो। बट ये साबित करना पड़ेगा कि उसने अपनी कंसेंट दी, कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया, एंड ही वाज कंपीटेंट टू मेक द स्टेटमेंट। सर आईआईटी मद्रास से पढ़ा हुआ और ही वाज बिलीविंग द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू। तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, वो एक्सेप्शन एक्सपर्ट के लिए है। बाकी ऊपर वाला भैया डायरेक्टर विदाउट कंसेंट, और पहला वाला कंसेंटेड टू बिकम डायरेक्टर लेकिन कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। तो तीसरा पॉइंट सिर्फ एक्सपर्ट के लिए। बात आ रही समझ? तो ये है भैया 34 और ये है भैया 35। ठीक, एक बार फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 36, 37, 38 की भी बात कर देते हैं। देखो जी, यहाँ पे आपको 5 लोग दिख रहे होंगे। पहला है मिस्टर जफर सुपाड़ी। इसने अपने फ्रेंड से शेयर खरीदे, लॉस भी हो गया 90 लाख का। रिकवर कर क्या प्रॉस्पेक्टस पड़ा नहीं, कंपेंसेशन मिलेगा नहीं। हकीम मुक्का, इसने भाई के बोलने पर शेयर खरीदे। अब मान लो ब्रोकर के बोलने पर शेयर खरीदे, भाई के बोलने पर शेयर खरीदे, क्या प्रॉस्पेक्टस पड़ा नहीं, क्या कंपेंसेशन मिलेगा नहीं। मोगेम्बो, इसने शेयर खरीदे भाई स्टॉक एक्सचेंज से, क्या इसने प्रोस्पेक्टस पढ़ा नहीं, क्या इससे कंपेंसेशन मिलेगा नहीं। अच्छा, गजनी धर्मात्मा, इसने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है सर, लेकिन ना इसे प्रॉफिट हुआ 75 लाख का। तो इसने प्रोस्पेक्टस तो पढ़ा है लेकिन क्या लॉस हुआ है? नहीं। तो क्या इसे कंपेंसेशन मिलेगा? नहीं। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जो प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा और जिसे लॉस होगा उसे कंपेंसेशन मिलेगा, उसके अलावा कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं भैया आगे, 36 की बात कर लेते हैं। 36 क्या बोलता है देखिए, अगर आप किसी को फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करके पैसा इन्वेस्ट कराओगे, देखो ये हर सेक्शन कंपनी पे लगता है, बट ये जो सेक्शन है ना, ये कंपनी के अलावा हर किसी पे लग सकता है। अब जैसे अनुराधा ने बोला भैया पैसा जमा करो 21 दिन में डबल हो जाएगा, तो अनुराधा कहीं ना कहीं आपको इंड्यूस कर रही है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं जो बात कर रही है, जो प्रॉमिस कर रही है, जो फोरकास्ट कर रही है, वो झूठे हैं सर, वो डिसेप्टिव है। जो सपने वो आपको दिखा रही है फोरकास्ट, वो झूठे हैं सर। आपसे बातें छुपाई जा रही है सर। वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तो अगर गलत बता रहे हो या छुपा रहे हो, जो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो अनुराधा जाएगी 447 के अंदर फ्रॉड के लिए। तो 36 में फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करके पैसा इन्वेस्ट करो तब भी जाओगे। और अगर किसी पर्सन को इंड्यूस करोगे, शेयर्स खरीदवा रहे हो, अंडरराइटर को झूठ बोल रहे हो, कह रहे अरे एकदम 100 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, बाद में पता चला कि 15% आया सब्सक्रिप्शन, अंडरराइटर ढूंढ रहा है एमडी का, झूठ आप बोल रहे हो सर। अच्छा, ब्रोकर क्या बोलता है, आज ये शेयर खरीदो 2000 का, 2500 का हो जाएगा। तो ब्रोकर आपको बोलता है ना कि 500 रुपए में आपको प्रॉफिट कमा कर दूंगा। तो 500 रुपए क्या है? फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, वही आपका प्रॉफिट है। अगर ब्रोकर आपको बोल रहा है प्रॉफिट कमा कर दूंगा बाय फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, और ब्रोकर जो बातें बोल रहा है वो झूठी है, जो बातें वो कर रहा है वो फॉल्स और डिसेप्टिव है, तो भैया ब्रोकर भी लायबल होगा 447 के अंदर। और तो और अगर बैंक जाकर झूठ बोलते हो आप लोन लेने के लिए, जो बातें आप करते हो वो झूठी हैं, कुछ बातें आप छुपाते हो, अगेन आप लायबल है 447 के अंदर। तो ये है 36। पैसा इन्वेस्ट कराते हो तब शेयर, सब्सक्राइब, एक्वायर, अंडरराइटर, है ना, फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या फिर बैंक, आप लायबल है। अच्छा, एक बात देखिए, आपने 34, 35 में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सर अगर किसी भी पार्टी को लॉस होता है, किसी भी पार्टी को लॉस होता है तो भैया उसे कंपेंसेशन मिलेगा। अब एक बात बताओ, 1 लाख शेयर होल्डर है ना, एग्रीव्ड है, वो 1 लाख केस फाइल करेंगे, सही रहेगा? या फिर 1 लाख शेयर होल्डर मिलकर एक ही केस फाइल कर दें, सब वो ज्यादा बेटर है।
तो कहता है केस में भी फाइल्ड, स्यूट में भी फाइल्ड, या तो एक पर्सन अकेला या ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे मैंने आपसे बोला क्लास स्यूट कहते हैं इसे, क्लास स्यूट। 1 लाख शेयर होल्डर मिलकर एक केस फाइल करेंगे, या हो सकता है वो 1 लाख शेयर होल्डर एक संस्था बना ले, सेक्शन 8 कंपनी, एक एनपीओ बना ले अपनी वो खुद की, द एग्रीव शेयर होल्डर ऑफ सत्यम लिमिटेड, जो भी नाम रख दिया, वो संस्था केस फाइल कर रही है, who has been affected by misleading statement in the prospectus। तो आप खुद भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कर सकता है। अब आते हैं 38 पे। 38 क्या बोलता है? सर मान लो एक है पर्सन जिसका नाम है बिल्लू, ये शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है टिल्लू के नाम से, फिक्टिटियस नेम है, फिक्टिटियस नेम है, हो सकता है अपनी ब्लैक मनी घुमा रहा हो, या फिर हो सकता है बिल्लू अप्लाई कर रहा है टिल्लू, किल्लू, पल्लू, चल्लू इन नामों से, पैसा बिल्लू का ही है लेकिन अप्लाई कर रहा है मल्टीपल नामों से, कि भाई पैसा बढ़ जाएगा ना 4 नामों में, तो किसी एक केस से इतना पैसा लगेगा नहीं, तो थोड़ा सा इनकम टैक्स वाले को ध्यान कम जाएगा कि यार पैसा थोड़ा 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 लगा हुआ है। तो या तो फिक्टिटियस नाम से अप्लाई कर रहे हो या मल्टीपल नाम से अप्लाई कर रहे हो, ताकि कंपनी को आप चाहते हो आपके नाम पे फिक्टिटियस नाम पे शेयर रजिस्टर कर ले। सर ऐसा करना गलत है, 2 बातें होंगी। पहली बात अप्लाइबल है फ्रॉड के अंडर सेक्शन 447। दूसरी बात कंपनी आपका सारा पैसा जब्त कर लेगी और कहां ट्रांसफर करेगी? आईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आपका सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आईपीएफ में। ठीक है भाई, तो ये हो गया 38। चलिए जी आगे बढ़े बच्चा बाड़ी। तो ये सारी की सारी कहानी प्रोस्पेक्टस की तो हो चुकी है भाई। अब हमें कहां चलना है? अब हमें चलना है भैया, जल्दी से बताओ। ठीक है आगे तो चैप्टर ही कंप्लीट हो गया यार। अच्छा मैं 27 की आपसे बात कर रहा था, तो याद करिए मैंने आपसे कहा था हल्दी गंदा वाला पॉइंट, वो सेम पॉइंट है कि अगर पब्लिक इशू से पैसा लेकर आए, कुछ पैसा खर्च के कुछ पैसा बच गया, बचा हुआ पैसा नए ऑब्जेक्ट में लेकर जाओगे, तो सेम वही कंडीशन है। सेम कंडीशन कौन सी है भाई? भाई वही कंडीशन, एसआर पास करिए, एग्जिट रूट दीजिए डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक, पब्लिक नोटिस, वेबसाइट के अंदर पोस्टिंग, वही 4 बातें जो वहां पड़ी है मेमोरेंडम चैप्टर में, वही 27 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है चलिए तो आगे बढ़े। चलिए जी अब आगे बढ़ लेते हैं। 3 ऐसी बातें हैं जो हम इसके अलावा, जो डिस्कशन हमने किया उसके अलावा हम करते हैं। एक डिस्कशन है कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ना, क्वेश्चन रखा है स्टडी मैट में, पीवाईक्यू में कई बार आता भी, मैंने मेन बैच के अंदर कराया भी है। ठीक है, वो टॉपिक तो नहीं है बट उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अपन कहते हैं इर्रेगुलर अलॉटमेंट। ठीक, एक वो है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है एससीआरए वाली। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आपको पता है सिक्योरिटीज की अगर डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो सिंपल दिया हुआ है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, सिक्योरिटीज मीन सिक्योरिटीज जिसे डिफाइन किया गया एससीआरए के अंदर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया, यही डेफिनेशन दी है। कंपनीज एक्ट में इतना ही लिखा है कि भाई सिक्योरिटीज का वही मतलब है जो मतलब कहां दिया गया है, एससीआरए के सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर, वही मतलब है सिक्योरिटीज का यहां भी। ठीक, अब सर कंपनीज एक्ट तो सरकारी दफ्तर वाला काम कर रहा है, खुद तो डिफाइन कर नहीं रहा, कह रहा है एक काम करो वहां जाओ, वहां जाओ, सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूछने के लिए कह रहे यहां नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी? सेक्शन 2 क्लॉज एच में, एससीआरए में। तो आप पढ़ लेते सेक्शन 2 क्लॉज एच। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में ये दिया है सिक्योरिटीज के बारे में। आओ जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले सर सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा? कहता है शेयर, स्क्रेप, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, सब आता है सर, सब कुछ आता है, सब कुछ। स्टॉक के भी, शेयर का भी स्टॉक आएगा, डिवेंचर का भी स्टॉक आएगा। स्टॉक पता है ना, पढ़ेंगे आप अगले चैप्टर में। बंडल ऑफ शेयर्स, बंडल ऑफ डिवेंचर्स स्टॉक कहलाता है। कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर, ऑफ अ लाइक नेचर, उससे मिलते जुलती। किसकी सिक्योरिटीज कह रहा है? या तो कंपनी की या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट की। अब पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट तो है नहीं, ना ही कंपनी है, तो पार्टनरशिप फर्म जो देगी वो सिक्योरिटीज में नहीं आएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती, ना ही सोल ट्रेडर, ना ही एचयूएफ। रीजन बीइंग ना तो वो कंपनी है और ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो शेयर, स्क्रिप, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर बॉन्ड, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, लाइक मतलब मिलते जुलती। ठीक, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप्स, सुना हुआ आपने फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में। ठीक, मार्केट में ट्रेडिंग होती है। कहता है और कोई इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, या आपने शायद कहीं सुना हो क्या होता है कि पूलिंग करते हैं इन्वेस्टर से।
कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आए, आपने पैसा पूल करना है, इकट्ठा करना है, फिर वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने डिपॉजिट चैप्टर के अंदर भी आप पढ़ोगे, आजकल ना बड़े सारे एक म्यूचुअल फंड अलग होता है, ये म्यूचुअल फंड नहीं है, बड़े सारे फंड आते हैं। जैसे मान लो रियल एस्टेट फंड है, तो रियल एस्टेट फंड में क्या होगा कि जो रियल एस्टेट फंड होगा, आप उसमें अगर पैसे लगाते हैं तो वो सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी में ही पैसा लगाएगा, फिक्स्ड है। तो क्या किया कि एक रियल एस्टेट फंड में आप सबने पैसे लगाए, कई सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए, और फिर वो रियल एस्टेट फंड वाला जो एसेट मैनेजर है वो पैसे रियल एस्टेट कंपनीज में लगाएगा। तो जो रियल एस्टेट वाली वो स्कीम लेकर आया है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेबी के अंदर बेसिकली दी गई है, कहता है और तो और सिक्योरिटी रिसीट जो सरफेसी के अंदर दिया गया है। अब सर ये सरफेसी क्या होता है और सिक्योरिटी रिसीट क्या होती है? देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है। सरफेसी क्या होता है समझिए। सरफेसी एक एक्ट है इंडिया में, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, रीजन में आपको पता, रिवीजन कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, मजबूरी है, बट ये डेफिनेशन थोड़ी डेप्थ वाली डेफिनेशन है, बट फिर भी सिक्योरिटी रिसीट क्या होती है? जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने लोन लिया, ठीक, बैंक से। अब बैंक ने आपको लोन दिया, आपने किसी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, अब बैंक ने आपको लोन दिया 15 साल के लिए, अब बैंक का पैसा तो 15 साल के लिए फंस गया। तो बैंक कई बार क्या करता है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज होती हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज होती है, उनको अपना लोन आगे सेल कर देगा। जैसे मान लो आपको आपको लोन दिया 13% के इंटरेस्ट रेट पे, तो इनको सेल कर देगा, फॉर एग्जाम्पल कि बोलेगा यार बैंक का फायदा क्या है, तो बैंक बोलेगा एक काम करो 11% पे आप ले लो, तो बैंक खुद 2% मार्जिन रख लेगा अपने पास। बैंक का अपना 2% आ गया, बैंक खुश, इनको 11% में बेच दिया लोन। अब जो रीपेमेंट आएगी लोन की वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के पास आएगी। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी आपको पता है, ये पैसा कहाँ से लाएगी इतना पैसा कि लोन खरीद सके बार 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 बार? तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट में, ताकि पैसा रेज कर सके, ताकि पैसा रेज कर सके। तो पब्लिक के पास जाएगी, पब्लिक से बोलेगी एक काम करो हमारे बॉन्ड्स खरीद लो, फिर उस पर इंटरेस्ट देगी 8%, 7%, 9%। अब जैसे मान लो 8% पे लोन दिया, 8% आपने 8% सिक्योरिटीज इशू की, तो मान लो मैंने कल को इनकी सिक्योरिटीज खरीद ली, तो मुझे 8% इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, मैं भी खुश हूं यार। अच्छा, ये कमा रहे हैं 11%, तो ये भी 3% कमा रही है, ये बैंक भी 2% कमा रहा है, और जो इन्वेस्टर है वो 8% कमा रहा है। और अगर आप देखिए इनडायरेक्टली मेरा ही तो पैसा गया इस कंपनी के पास घूम फिरा के, मैंने पैसा इसको दिया सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को, उसने पैसा बैंक को दिया और बैंक ने पैसा इनको दिया, सब अपनी अपनी कमीशन लेते गए। वो 8, मुझे तो मिला 8%, जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे 8% मिल रहा है, लेकिन आगे लोन जा रहा है 13% पे, बीच में हम अपनी कमीशन खा रहे हैं बैठ के। और जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं ना, इसे कहते हैं मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। कभी पढ़ना मार्केट में, देखना सिक्योरिटीज मार्केट में टर्म यूज करते हैं, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। मॉर्टगेज बैक्ड क्यों? कल को मैं इसको बोलूंगा इस कंपनी को भाई मेरा पैसा नहीं मिला, तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोलेगी सर ऐसा नहीं है, एसेट है हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे, है ना। कल को अगर आपका पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि ये पैसा नहीं देगी कंपनी, अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो फिर आप पैसा नहीं दे पाओगे। तो ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कहती है अगर ये बोरोवर पैसे नहीं दे पाया ना, तो हमारे पास एसेट है उनकी, हम उनका एसेट बेचकर आपका पैसा देंगे। मैं भी खुश हूँ यार, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। तो कहता है इन्हें भी सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, सरफेसी के अंदर इन्हें भी सिक्योरिटीज माना जाएगा। और तो और म्यूचुअल फंड्स में आपको पता होगा यूनिट्स होती हैं। जैसे आपकी 3,000 की एसआईपी आ गई, तो हर उसकी यूनिट होगी और एक यूनिट की एक एनएवी होगी। जैसे मान लो एनएवी है 100 रुपए, आपका 3,000 की एसआईपी जा रही है, तो इस महीने 3,000 की एसआईपी गई, तो 100 रुपए की एक यूनिट है, तो आपको कितनी यूनिट मिल जाएंगी? आपको यूनिट मिल जाएंगी 30। कल को अगर हो गई 120 रुपए एनएवी, तो फिर 120 से डिवाइड कर लो 3,000 को, इतनी यूनिट आपकी मिल जाएगी। हर महीने आपको यूनिट मिलती है।
जब भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो यूनिट्स मिलती हैं आपको, तो कहता है म्यूचुअल फंड के अंदर जो यूनिट्स हैं वो भी सिक्योरिटीज कहलाएंगी। अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड होता तो ऊपर अलग से ना लिखा होता। तो शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर सब आएगा सर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, या तो कंपनी की या बॉडी कॉर्पोरेट की। डेरिवेटिव भी आएंगे सर। यूनिट्स एज इंस्ट्रूमेंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का। सिक्योरिटी रिसीट सरफेसी के अंदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। ठीक है, एक बात और भी लिखिए, कहता है सिक्योरिटी शेल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सुनना शायद आपने कभी सुना होगा, ये पूछना फादर आपको बताएंगे, यूलिप कहते हैं शॉर्ट में। ये होती तो इंश्योरेंस ही है लेकिन यूनिट लिंक्ड, मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट। अब मैं डेप्थ में नहीं आ सकता डिवीजन में, बट यूलिप नहीं आएगा, यूलिप विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिक्योरिटीज। ठीक, और स्क्रिप्ट्स और एनी सच इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा अभी, एनी सच इंस्ट्रूमेंट which provide a combined benefit on the life of the person and investment by such persons। जैसे मैं आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल सी कहानी, इशूड बाय द इंश्योरर, बड़ी सिंपल सी कहानी। मेरी मैक्स लाइफ में कुछ 3 पॉलिसीज चल रही हैं, जिसमें से एक पॉलिसी मैंने कुछ, मुझे लगता है आपने देखा भी, काफी एडवर्टीजमेंट भी आया था रितिका और रोहित शर्मा का। तो उसमें एक पॉलिसी क्या है कि एक पॉलिसी है जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, और जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो ऐसा एक तरीके से म्यूचुअल फंड ही है, मतलब म्यूचुअल फंड नहीं बोलते उसको, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा और आपका पैसा शेयर मार्केट में लगेगा। उन्होंने एक पूल बना रखा है कि इस जगह पैसा लगेगा। तो कहते हैं सर मान लो 20 साल के लिए आप पे करते हो, तो 21st ईयर से आपको डबल मिलना वापस होगा। या मार्केट से लिंक कर दिया, तो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल शेयर का प्राइस जितना होगा, कल को जब रिडीम या मेच्योरिटी होगी तो उसके हिसाब से मिलना शुरू होगा। तो मेरा क्या है कि मैंने एक पॉलिसी इनकी भी ली थी, ये वाली पॉलिसी भी, इसमें लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट भी है और है भी सामने, बट चलो ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट भी है और आपका शेयर मार्केट में भी पैसा लग रहा है। तो कह रहा है अगर 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल तक जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है ना, ऐसे पैसा जाता रहेगा। इन्होंने भी पूलिंग कर रखी है कि भाई कौन कौन से फंड है इनके, अब वो पैसा वहां भी इन्वेस्ट होता रहेगा। तो मैक्स लाइफ काफी करता है, आप देखना मैक्स लाइफ की काफी सारी आती है ऐसी पॉलिसी, सबकी आती है, मुझे मैक्स लाइफ का पता है क्योंकि मैक्स लाइफ मैंने लिया हुआ है। अब जो यूलिप या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे कंबाइंड बेनिफिट मिल रहा है, आपकी लाइफ का रिस्क भी कवर हो रहा है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है और साथ में ये इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हो। मैं थोड़ा लिमिट कर रहा हूँ अपने आप को, अगर समझाने बैठा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट सिक्योरिटी। तो क्या क्या है वो तो पढ़ लिया, क्या नहीं है वो पढ़ लिया, ठीक है। और तो और कहता है कोई भी सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेस्टर को आप दे रहे हो कोई इशूअर के द्वारा, बीइंग अ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी which poses any debt or receivables including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be। सरफेसी वाला कंसेप्ट है ये भी, ध्यान से देखिए आप। आपको इशू किया है किसी इशूअर ने किसी इन्वेस्टर को, अच्छा ये बता के इशू कर रहे हैं कि जो पैसा आप दे रहे हो दिस विल बी यूज्ड एज मॉर्गेज डेट। ठीक, और इन्वेस्टर को आपने बोल दिया है सर कि आप जो पैसा दोगे वो हम आगे देंगे। मान लो जो पैसा आप देते हो 1 करोड़ देते हो, हम कल को 100 करोड़ देते हैं, तो भैया आपका 1% उसमें हिस्सा है। तो आप ये बता रहे हो इन्वेस्टर को कि आपका इंटरेस्ट है उस इन्वेस्टमेंट में, उस डेट में, उस रिसीवेबल्स में। तो उनसे पैसा लेकर इन्वेस्टर से आपने आगे लोन के तौर पे दे दिया, उनको बता कर दिया, और बता के दिया उस लोन में आपका भी हिस्सा है, तो रिकवरी होगी तो आपको भी दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक स्टार्टअप भी था, स्क्रिप्ट बॉक्स करके, स्मॉल केस भी था एक स्टार्टअप, आप सर्च करना आपको मिलेगा, स्मॉल केस भी था, स्क्रिप्ट बॉक्स भी था, ऐसे कुछ 2-3 स्टार्टअप है, आप देखना वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 11% के आसपास। अच्छा कई बार आप देखना ईटी मनी है या ग्रो है, कुछ ऐसे भी हैं शेयर ब्रोकर्स, उनकी भी स्कीम्स आती हैं, वो कहते हैं हम आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन में अच्छा खासा 13-14% का इंटरेस्ट मिलता है।
तो कहता है हम आपसे जो पैसा लेंगे वो अनसिक्योर्ड लोन के तौर पे देंगे और सीधे वो पैसा अनसिक्योर्ड लोन के तौर पे आपका ही चला जाएगा, आपका ही पैसा लोन के तौर पे बांटेंगे, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वही तो है। ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी सिक्योरिटीज के अंदर आएंगी, जैसे गोल्ड सवर्णन बॉन्ड है, 8 साल के बाद मैच्योरिटी है, गोल्ड सवर्णन वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ऐसी बहुत सारी एनएससी है, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड बाय सीजी की सिक्योरिटीज मानेंगे तो मानेंगे। और राइट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट एज सिक्योरिटीज, और राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटी में कोई राइट है आपके पास तो उसे भी सिक्योरिटी माना जाएगा। राइट एज इन शेयर पे आपको बोनस शेयर का अधिकार है, वो भी सिक्योरिटीज है। राइट शेयर का ऑफर है, वो भी सिक्योरिटीज है। राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज। तो आखिरी के 3 पॉइंट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्लेयर टू बी सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट, और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट जिसमें आपसे पैसा लेकर रिसीवेबल्स, लोन या मॉर्गेज डेट दी जाएगी और आपका उसमें इंटरेस्ट होगा उस लोन पे। क्या नहीं आएगा? यूलिप और कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कंबाइंड बेनिफिट देगा, लाइफ इंश्योरेंस भी और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट भी कभी बेनिफिट देगा, नहीं आएगा सर। ये कौन इशू करेगा? इंश्योरेंस कंपनी इशू करेगी, ठीक है, इंश्योरर के तौर पर। और यूनिट्स, म्यूचुअल फंड वाली यूनिट्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाली, सिक्योरिटी रिसीट अंडर सरफेसी एक्ट, डेरिवेटिव, शेयर, स्क्रिप बॉन्ड, ये सब कुछ सिक्योरिटीज के अंदर कवर होगा। ये डेफिनेशन है सिक्योरिटीज की, ठीक है। नाना करते करते भी 10 मिनट तो लग गए भाई। ठीक है, अब चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगली कहानी क्या कहती है? अगली कहानी कहती है सर, आपने पढ़ा कि अगर प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दी होगी तो लायबल होंगे सर। 447 की लाइबिलिटी है। फाइन, आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा 3435। स्टडी मैथ में ना टॉपिक डाला हुआ है, ऐड किया हुआ है, राइट ऑफ रिसेशन। ये कुछ हद तक क्या मतलब, काफी हद तक, पूरा ही कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अडॉप्ट किया है इन्होंने। याद करिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ते थे फ्रॉड, अगर फ्रॉड हुआ होगा तो फिर सेक्शन 19 कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी कैंसिल कर सकती है, कंटिन्यू करेगी। सेम वही पॉइंट इन्होंने उठाया। कहता है कोई भी व्यक्ति अगर शेयर परचेज करता है, कोई भी व्यक्ति अगर शेयर परचेज करता है, वही सब जो आपने ऊपर पढ़ा, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिस प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दी गई है, अनट्रू और मिसलीडिंग, उसके पास अधिकार है, वो कोर्ट के पास जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने के लिए अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो बोलेगा भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दी गई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराइए, मेरा कंपेंसेशन दीजिए एज पर सेक्शन 19, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो कहता है एग्रीमेंट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबर, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है वॉइडेबल का मतलब क्या, जब तक कैंसिल नहीं करोगे वैलिड रहेगा। तो कहता है इट विल रिमेन वैलिड अनलेस इट इज रिसाइंडेड बाय द, रिसाइंड मतलब होता है कैंसिल, जब तक कैंसिल नहीं करती पार्टी तब तक वैलिड ही रहेगा वो, ठीक। अगर कोर्ट उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देगी और उसका सारा पैसा उसे वापस कर देगी, इंटरेस्ट और उसकी जो कॉस्ट आएगी, कोर्ट की कॉस्ट, वो सब। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, आपका पैसा वापस, आपकी कॉस्ट वापस, साथ में आपके डैमेजेस और कंपेंसेशन भी वापस। और डैमेजेस के लिए सेक्शन 75 लगता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैक्सेंडिल वाला केस कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे आप, सेक्शन 75। कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, ये गलत हुआ, तो कंपेंसेशन भी मिलेगा। तो कहता है उसका नाम हटाएंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर से, उसे उसका पैसा वापस मिलेगा, जो कॉस्ट हुई वो वापस मिलेगी और डैमेजेस मिलेंगे उनसे एज पर सेक्शन 75, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है उसके ऑप्शन पे, 3 चीजें उसको मिल जाएंगी। अच्छा, राइट ऑफ रिसेशन कब नहीं मिलता? व्हेन राइट ऑफ रिसेशन इज नॉट अवेलेबल, कब नहीं मिलता, कब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, कब? व्हेन, कहता है अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं, एक मिनट, राइट टू डिसेंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द सब्सिक्वेंट परचेज, बिल्कुल ठीक बात है जो मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका था। अगर आप मार्केट से खरीद रहे हो शेयर, कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, मार्केट से खरीद रहे हो, जैसे मतलब कंपनी से ए ने खरीदे और फिर आप ए से खरीद रहे हो, तो अगर बी ने ए से खरीदे, कंपनी से नहीं खरीदे, मतलब प्रोस्पेक्टस भरोसा नहीं किया, तो कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, तो यू आर सब्सिक्वेंट परचेजर, तो नहीं मिलेगा।
पहली बात। दूसरी बात, सब्सक्राइबर टू एमओए, याद है इनकॉर्पोरेशन में आप पढ़ते थे कंपनी बनाने से पहले सब्सक्राइब किया है आपने, कंपनी बनने के बाद शेयर्स लेंगे, सब्सक्राइबर बनेंगे, वो भी रिलीफ नहीं मांग सकता। रीजन बीइंग, जब उसने सब्सक्राइब किया तब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो वो ये नहीं कह सकता कि वो प्रोस्पेक्टस से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो भले ही प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दी गई हो, ऑब्वियस सी बात है उस आदमी ने शेयर्स प्रोस्पेक्टस पढ़ के थोड़ी खरीदे थे सर। उसने तो शेयर के लिए सब्सक्राइब किया कंपनी बनाने से पहले, तो उसे थोड़ी पता कि प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी है, तो प्रोस्पेक्टस की गलत जानकारी के आधार पर वो पैसा नहीं क्लेम कर पाएगा। तो सब्सिक्वेंट परचेजर, सब्सक्राइबर टू एमओए, दोनों के पास अधिकार नहीं है कंपेंसेशन क्लेम करने का। कुछ भी नहीं है सर, जो ऊपर आपने पढ़ा वही है और क्या है। और लास्ट, इरेगुलर अलॉटमेंट, ये क्वेश्चन है सर, जितना भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट के अंदर, अगर वो कंडीशन वायलेट होती है, वायलेट लिखा भी है कंपनीज एक्ट के अंदर, इरेगुलर अलॉटमेंट नहीं दिया गया, वो तो ये कहते हैं सर इरेगुलर तब मानेंगे अगर आप वायलेशन करते हैं ये इन सेक्शंस का 23, 26, 29, 39, 40। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है, प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं करती, वाओ, इरेगुलर अलॉटमेंट। इरेगुलर अलॉटमेंट, कंपनी को जो बातें 26 के अंदर बतानी चाहिए, कंपनी वो बातें बताती ही नहीं है 26 वाली। प्रोस्पेक्टस अगर आपने बनाना है तो कुछ बातें बतानी है 26 के अंदर, वही बातें आपको प्रोस्पेक्टस में बता के प्रोस्पेक्टस फाइल करना है आरओसी के पास 26 के अंदर। अगर प्रोस्पेक्टस ही फाइल नहीं किया तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आना चाहिए वही नहीं आया, तो तब भी अलॉटमेंट कर रहे हो, इरेगुलर है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का, 5% भी नहीं आया तो, या 5% से कम है तो। पब्लिक इशू में एक्सचेंज से अप्रूवल चाहिए आपको, अगर एक्सचेंज से भी अप्रूवल नहीं आई, जितने एक्सचेंज से आपने किया, तो फिर भी आपने अलॉटमेंट कर दिया, तो मतलब अलॉटमेंट कर दिया बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए, अलॉटमेंट कर दिया बिना प्रोस्पेक्टस में सारी बातें बताए जो बतानी चाहिए, प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं किया उसी के पास, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, फिर भी अलॉटमेंट कर दिया आपने, एप्लीकेशन मनी 5% से कम है, फिर भी अलॉटमेंट कर रहे हो आप, एक्सचेंज की अप्रूवल नहीं है, फिर भी अलॉटमेंट कर रहे हो आप। इन 6 केस में वायलेशन ही तो हो रहा है। इन 6 वायलेशंस में आप मानेंगे अलॉटमेंट इरेगुलर है। जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तब, जब बातें नहीं बताई 26 वाली तब, प्रोस्पेक्टस के अंदर फाइलिंग नहीं किया उसी के पास तब, सब्सक्रिप्शन नहीं आया मिनिमम तब, एप्लीकेशन मनी 5% से कम है तब, और अप्रूवल नहीं मिली स्टॉक एक्सचेंज से तब। इन 6 केस में आप मानेंगे अलॉटमेंट इरेगुलर। डन, समाप्त चैप्टर, मजे करो।